इज देयर एनी राइट एज फॉर प्रेगनेंसी प्लानिंग? 23 to 27 में आपकी बॉडी सबसे फिट होती है प्रेगनेंसी। तो ये जो आजकल एग फ्रीजिंग का बहुत ट्रेंड चल रहा है, आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में? So egg freezing for a definite purpose, for medical reasons, definitely justified. Egg freezing as a routine cannot be justified. Recently increase in the crime, juvenile crime, जो इतना इंक्रीज हो रहा है उसमें कुछ हद तक ये पॉर्न मूवीज का रोल है। अराउंड मेनोपॉज एक्चुअली आपकी बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं, वेट गेन होने लग जाता है, हेयर फॉल हो रहा है। ब्रेस्ट कैंसर कॉमनेस्ट कैंसर है फीमेल्स में और सर्वाइकल कैंसर सेकेंड कॉमनेस्ट इन इंडिया। Namaste and welcome to Chai and Chit Chat with Richa Vijay. Today we are going to talk something about every woman should know, but many still hesitate to ask. From periods to pregnancy, menopause, IVF and cancer awareness, we have all covered it for you. And to guide us, we have Jaipur's leading obstetrician, gynec endoscopic surgeon and infertility specialist, Dr. Poonam S. Upadhyay. Thank you, Shablon, for making today's podcast a little extra special. Ma'am, every doctor has a story. तो आपको क्या इंस्पायर किया गायनेकोलॉजी चूज करने की? मुझे ना हमेशा से फीमेल्स बहुत अच्छी लगती हैं। ऑल्दो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं MBBS कर रही थी ना तो मुझे गायनेक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मुझे वो लेबर रूम का एक्सपोजर जब हुआ तो मुझे ऐसे लगा था कि आई एम श्योर स्कैरी होता है बहुत। इट इज सो बैड बिकॉज एक्चुअली आपके इमेजिनेशन से बियॉन्ड है। हाँ, ट्रू। लेकिन पीजी करते में मुझे इससे पहले ही रादर एक तो उस टाइम पे ऐसे लगता था कि इट इज एवरीबडी अराउंड यूज्ड टू से कि अगर लेडी है तो गायनेकोलॉजी इज द बेस्ट ब्रांच टू चूज। प्लस इट वाज एक्चुअली अ वेरी सॉट आफ्टर ब्रांच, मिलना भी इजी नहीं होता था। अच्छा। तो टॉप उसमें जाती थी वो। तो ऐसे लगता था कि कुछ अपने को ऐसे लगता था कि नहीं, देन आई शुड टेक द टॉप ब्रांच। प्लस पीपल अराउंड यू यूज्ड टू मोटिवेट कि गर्ल्स के लिए तो बेस्ट है गायनेकोलॉजी करो। तो शायद लेते टाइम तो मुझे ऐसे नहीं था कि आई वाज वेरी कीन टू जॉइन गायनेकोलॉजी, बट आई वाज वेरी काइंड ऑफ वांटेड टू प्रूव दैट आई कैन डू गायनेक, ऐसा था। अच्छा। पर ग्रेजुअली इट बिकेम अ पैशन फॉर मी। पहले आपके अच्छा इंसान भी होना जरूरी है और आप हो वो, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर से हम मिले हैं, मतलब मैं पर्सनली मिली हूँ आपसे पहले कई आपके पास आने के बाद आई थिंक मैं किसी डॉक्टर के पास, मैं तो बुखार में भी ट्रस्ट नहीं करती किसी के ऊपर। तो वो डॉक्टर्स बहुत रूड थे। तो आपको मतलब व्हाट आई फील इज कि आप शायद एम्पैथी करते हो और उसके बाद आप ट्रीट करते हो अपने पेशेंट्स को। तो दैट इज अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ योर्स। दैट इज योर परसेप्शन। नहीं नहीं, सीरियसली दिस इज ट्रू कि हमेशा मतलब डॉक्टर को देख के आपकी बीमारी चले जाए वही बड़ी बात होती है। तो आपको स्माइल करते देखते ही शायद सब ठीक हो जाता है। मे बी। एंड द बेस्ट थिंग इज कि आप रात को 2 बजे भी रिस्पॉन्ड कर रहे हो, वो दैट इज अ बिग थिंग। नहीं करते डॉक्टर्स की रात के 2 बजे मतलब आप हॉस्पिटल में देख लो। रिस्पॉन्ड तो करते हैं, देखो हमारा जॉब है तो हम रिस्पॉन्ड तो करते हैं, बट हाउ यू डू इट मे बी डिफरेंट। हाँ वही, मतलब मैं अपने पेशेंट्स को भी मतलब यू नेवर गेट इरिटेटेड, आप इरिटेट नहीं होते, वो बहुत बड़ी बात है। देखो दिस हैज कम फ्रॉम माय टीचर्स आई सपोज। मतलब इट इज नॉट अ जॉब, इट इज अ सर्विस। तो वो जो डिफरेंस है ना, वो मुझे रियलाइजेशन ही अपने टीचर्स से हुआ कि दिस इज नॉट अ जॉब, इट इज अ सर्विस। तो जॉब में तो आपका टाइम फिक्स है, पैसा फिक्स है और आपको लगता है बस इतना किया और खत्म। हाँ सही। सर्विस नेवर एंड्स। मेडिकल स्कूल एंड रेजिडेंसी आर नोन टू बी इनक्रेडिबली डिमांडिंग। तो आपकी चैलेंज क्या था ड्यूरिंग दैट जर्नी एंड व्हाट मेड यू द डॉक्टर यू आर टुडे? See, actually when I did my post graduation residency, I was already a mother to a daughter. अच्छा, ओके। सो यू डिड इट आफ्टर योर शादी? मैं अपनी बेटी को छोड़ के मेडिकल कॉलेज में दूर रह रही थी। मेरी डॉटर तो थी जयपुर में और मैं पुणे में। ओह। वो 3 साल जो मैंने वहाँ निकाले ना, तब मुझे ऐसे बहुत सारे रियलाइजेशंस हुए जो बिल्कुल न्यू थे मेरे लिए। जैसे मैं अपनी डॉटर को देखती थी ना, मुझे ये समझ आया कि बच्चे की तरह होना चाहिए। मतलब जो ट्रस्ट है ना, अनकंडीशनल। आप दूर हैं या कुछ, उसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग थी उसको। तो एक्चुअली दूर जाने का पर्पस जो है ना, वो पर्पस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। प्लस व्हेन यू आर ऑनेस्ट, आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता। मतलब बिकॉज़ आई लव माय डॉटर, शी डिड नॉट क्वेश्चन मी। तो वीडियो कॉल्स भी उस टाइम कुछ नहीं था ना, इतना नहीं था, बिकॉज आजकल तो बहुत ज्यादा है। मोबाइल भी नहीं थे, एक्चुअली पेजर्स थे। फिर मोबाइल आए थे तो ऑनेस्टली दे वर नॉट वेरी अफोर्डेबल फॉर अस। फिर भी एक मोबाइल जस्ट बिकॉज ऑफ हमने लिया, लेकिन
इतना वीडियो कॉमन कॉल, यूज हाँ नहीं होता था, हाँ नहीं होता था। क्योंकि रेजिडेंसी बहुत बिजी होती है, ऐसे भी नहीं कि आप फ़ोन कर सकते हैं, प्लस वो छोटी थी। पर बच्चों का मुझे ऐसे समझ आया, बच्चों से ये समझ आया कि बहुत ट्रस्ट होता है उनमें, और वो ट्रस्ट जब अनकंडीशनल होता है ना, और आप उसको रिटर्न देते हो, तो इट इज़ योर वाइब्रेशंस जो उसको समझाती हैं। बच्चे को क्या पता ये मेरी मदर मुझे कितना प्यार करती है, तो मुझसे दूर रहती थी, हाँ। फिर भी उसने मुझे कभी ऐसे लगा नहीं कि वो मुझे कम प्यार करती है। हाँ। तो वो मदर And की how जो old पावर थी she ना, was? शी वॉज 2.5। 2.5, बहुत छोटी थी। तो मुझे ऐसा लगता है वो मदरहुड की जो पावर है ना, मुझे रियलाइज ही तब हुई कि जो मैं अंदर से उसके लिए फील करती थी ना, आई टू एक्चुअली फील रियली बैड, लेकिन वो मुझे मोटिवेट भी बहुत करता था उसका होना, कि आई हैड रियली हैव टू गो बैक इन 3 years एंड डू माई बेस्ट इन दीज 3 years। माई डॉटर इज क्योंकि आई सैक्रिफाइसिंग सो थिंक मच। दैट वर द मोस्ट प्रेशियस टाइम जो बच्चे का मतलब होता बच्चे है। के सबसे प्रेशियस ईयर्स और अपन ने। उसको उस टाइम पे शायद एक मदर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। मैंने तो अपना पूरा करियर ख़त्म कर लिया था, इसलिए मेरा जो बुटीक था तो मैंने उसको बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे उसको संभालना था। हाँ, एक्चुअली मतलब इट इज ओनली व्हेन यू बिकम अ मदर कि आपको हाँ। समझ आता है कि अ वुमन एंड अ मदर इज सो सो डिफरेंट। डिफरेंट, हाँ हाँ सही बात है एकदम। तो वो उसकी प्रेजेंस से मेरा बहुत मोटिवेशन था, और मुझे उसके रिस्पॉन्स से ये समझ आया कि वो कैसे समझती है कि मैं उसको इतना प्यार करती हूँ, जबकि मैं उससे इतनी दूर थी। दूर थी, हाँ। पर और वो बात मुझे भी नहीं हर होती बार है। जब मिलती थी तो इतने मतलब मैं जब उसके पास जाती थी ना, वो सबको छोड़ देती थी और मेरे पास चिपक जाती थी। वो मैं 3 दिन 4 दिन जो भी उसको मिलती थी ना, वो किसी से बात नहीं करती। मेरी मस्ट बी मदर रियली कहती थी, डिफिकल्ट। मैंने मदर इज टू से कि माँ तो माँ होती है, अब देखो ये बिल्कुल ऐसे बीए कर रही है जैसे हमको जानती जानती नहीं नहीं है। है। तो वो चैलेंज तो था दैट आई वाज अवे फ्रॉम माय डॉटर, बट देन प्रोबेबली वो मेरा मोटिवेशन भी रहा। और इस फीलिंग को समझने के बाद मुझे लगा कि सेम इज फॉर योर पेशेंट ना। आपका पेशेंट आपको 2 मिनट के लिए मिलता है, हाँ, आप पे इतना ट्रस्ट करता है कि वो आपके साथ अपनी पूरी लाइफ नहीं, आपके हाथ में दे आपके दी अपने है। बेबी को आपको दे हाँ देता वो है, तो है यू ही, वो लुक तो आफ्टर बहुत, माय हाँ। बेबी। उस ट्रस्ट को अगर अपन दिल से जीते हैं तो बोलना नहीं पड़ता, शायद वो अपने आप ही और बच्चे जब आप तक बेबी डिलीवर करते हो तो क्या फीलिंग होती है आपकी? मैं आई तो क्योंकि आई टेल माय थिंक पेशेंट्स आल्सो, फर्स्ट यू आर द फर्स्ट पर्सन जो उस बेबी को हाथ में लेता है। मैं बोलूँ ना, इन सब से मुझे समझ आया कि 9 months की बहुत मेहनत होती है। हाँ और बहुत। वो जो बॉन्ड है ना 9 months में जो बनता है, वो कभी खत्म ही नहीं होता। इट इज फ्रॉम विद इन। तो मैं जब डिलीवर करती हूँ ना बच्चे को, मुझे ऐसे लगता है कि इस लेडी का ना रिजल्ट आ रहा है। और वो अच्छा ही होना चाहिए, हाँ। बिकॉज एवरी मदर एक्चुअली नोइंगली अननोइंगली बहुत सेक्रीफाइस करती है। आई एम श्योर करती कुछ है। वो बोलती है, कुछ वो बोलती नहीं है, बोलती नहीं कुछ है। दिखता है, कुछ नहीं एंड दिखता है। गोज थ्रू सो मेनी थिंग्स, सो मेनी सो मेनी चेंजेस। थिंग्स हाँ। जो इवन वी डिस्पाइट बीइंग अ डॉक्टर आई डिड नॉट नो सो मच अबाउट प्रेगनेंसी। ऐसे लगा था मुझे जब मैं प्रेग्नेंट हुई, डिलीवर किया, तो लगा अच्छा अंदर के जो चेंजेस थे मदरहुड के, वो तो तब समझ आए कि सडनली यू आर सो इमोशनल अबाउट एवरीथिंग। वो एम्पैथी वर्ड जो आप यूज कर रहे थे, शायद वो वहीं से शुरू हुआ। वहीं से शुरू होता है। बिहाइंड द वाइट कोट यू आर ऑल्सो वाइफ, मदर एंड अ डॉटर। तो हाउ डू यू बैलेंस योर पर्सनल लाइफ विद सच अ डिमांडिंग जॉब? देखो मेरी अपब्रिंगिंग ही हेल्प करती है मुझे। दोज हु नो मी दे नो आई एम अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन। तो मेरा घर में भी सब बोलते हैं मेरा तो स्विच ऑन एंड ऑफ बटन है। तो आप मतलब जैसे नॉर्मल, मतलब मैं अगर अपने पे देखती हूँ तो मैं घर में बहुत ज़्यादा काम नहीं करती, बट मुझे आपको देख के लगता है कि आप शायद घर को भी बहुत मैनेज करते हो। तो वो सारी चीज़ें कैसे कर पाते हो आप? सी वर्क लाइफ बैलेंस तो ग्रेजुअली आता है। हाँ। मैं सब तो हमने भी खूब किया, और लेकिन ऐसे समझ आए कि आप जहाँ हो वहीं हो, तो यू डोंट हैव टू कैरी योर सेल्फ एवरीवेयर। तो व्हेन आई एम अ मदर आई एम ओनली अ मदर, व्हेन आई एम अ फ्रेंड आई एम ओनली अ फ्रेंड, व्हेन आई एम विद माई पेशेंट्स आई एम ओनली अ डॉक्टर। तो धीरे 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 ये समझ आ जाता है कि यू रियली हैव टू चेंज रोल्स क्विकली एंड डोंट कैरी योर रोल एवरीवेयर। लाइक आई कैन नॉट बी अ डॉक्टर एट होम, या मैं डॉक्टर बन मतलब हॉस्पिटल में जाके फिर याद करूँ अरे यार मैंने घर में ये कर दिया, मेरे बच्चे के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। वो ऑन एंड ऑफ एक्चुअली बहुत काम करता है। फायदा ये होता है आप के अंदर से एक टेंडेंसी हो जाती है कि इसको क्लोज करो, इधर चलो। तो आई यूजुअली वाइंड अप, फिर वो अंदर से आवाज़ आती थी कि यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं करो, सही सही खत्म करो। तो फोकस यहाँ, गलतियाँ नहीं होती, खत्म हो गया, दूसरी जगह चले गए, काम कर लिया, और खत्म हो गया। आपका तो जॉब ऐसा है, मतलब आपका डिपार्टमेंट ऐसा है कि आपकी तो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो कभी ऐसा हुआ है कि बहुत इंपॉर्टेंट आप फंक्शन में हो और अचानक से कहीं पे आपको डिलीवरी कॉल आया और आपको जाना ही है? इनडेफिनेट टाइम्स। तो उस टाइम आपकी क्या फीलिंग्स होती है?
कुछ रादर ऐसे लगता है यार, जब भी अपन प्लान करते हैं तभी कॉल आती है। पर बुरा तो नहीं लगता। मोस्टली कॉल्स जो ऑड आवर्स पे होती हैं वो मैटरनिटी कॉल्स होती हैं, इसीलिए क्योंकि हमारे पेशेंट्स बुक्ड होते हैं तो आई अटेंड माय पेशेंट्स आल्सो। ऐसा नहीं लगता पेशेंट है वी नो देम बाय नेम। तो जैसे आप रहे तो आई वुड से कि पेशेंट आया नहीं होता, रिचा आई है। तो अगर रिचा आई है हु नोज मी फॉर 9 months तो वो मेरे लिए शी इज नॉट जस्ट वन पेशेंट ना, शी इज रिचा। After years of delivering babies, supporting women through difficult moments, being on emergency call, what has your profession taught you about life? देखो मेरे प्रोफेशन में मुझे इसी प्रोफेशन में भगवान के भी दर्शन हो गए। क्योंकि ऐसा समझ आया प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन आप फेस करते हो ना तो सॉल्व भी होती हैं। बच्चों से तो मैंने बहुत सीखा, मतलब अपने बच्चों से, पेशेंट्स के रिएक्शंस जब बच्चा होता है तो मेरे को ये चीज़ शुरू में तो बहुत ही अच्छी लगती थी कि इतने पेन के बाद में फीमेल कितनी खुश होती है उस बच्चे को देख के। मतलब आई फेल्ट कि द मोटिव इन लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन द जर्नी ऑल्सो। आप सारा पेन भूल जाते हो जब आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो दिस वॉज वन लर्निंग कि आपको जब तकलीफ भी हो ना तो आपका मोटिव आपको हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए कि आपका जब तक पर्पस सॉल्व नहीं हो तब तक रुकना नहीं, और जब पर्पस सॉल्व हो जाता है ना तब सारा पेन भूल जाते हो। तो एवरी जर्नी शुड हैव अ टारगेट। दिस इज समथिंग, मतलब माय पेशेंट्स टॉट मी एंड माय प्रोफेशन हैज टोल्ड मी कि लाइफ में अनसर्टेनिटी बहुत है लेकिन हैप्पीनेस जब मिलती है ना तो आपके सारे पेन भुला देती है। तो कभी ऐसा हुआ है कि जैसे कभी आपने कोई बहुत डिफिकल्ट डिलीवरी करी और आपको भी मतलब उन फैमिली के साथ में रोना आ गया उनको देख के, या इमोशनल हो गए आप? एक्चुअली हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलता है। हाँ, ऑब्स्टेटिक्स इज सच कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कभी कभी वो पेन बीइंग अ वुमेन आप खुद भी उसको कैरी करते हो। हाँ, शुरू में तो ऑल्दो हमें पता है ये नेचर है, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं, वी आर नॉट गॉड, वी आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट विद इट। पर जब रिजल्ट नहीं मिलता तो बहुत दिनों तक अपने साथ भी वो भारी रहता है। हाँ, आई एम श्योर। तो कभी कभी याद आ जाती है तो, पर बेस्ट पार्ट इज जब दोबारा उसी पेशेंट को आप रिजल्ट दे देते हो ना तो वो खुशी बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, आई एम श्योर। तो जब आप हॉस्पिटल में नहीं होते तो हु इज डॉक्टर पूनम? आप अपनी पर्सनल लाइफ में फिर क्या करना पसंद करते हो रिलैक्स करने के लिए, अपने टाइम को एंजॉय करने के लिए? हॉबीज बोलोगे ना तो मेरी पहले तो बहुत अच्छी सारी हॉबीज थी। आई यूज्ड टू पेंट, आई यूज्ड टू राइट, रीड। कुकिंग मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड नाउ माय ओनली हॉबी इज कुकिंग। वो तो आई थिंक बाय द टाइम ना बच्चों की डिमांड से सब कुक डिमांड बन से ज्यादा कोविड में। हाँ, उस टाइम पे तो बहुत लोग कुक बने। आई स्पेंड सो मच टाइम विद माय फैमिली, प्लस आई रियलाइज कि मतलब चिल्ड्रन एक्चुअली लाइक फूड कुक बाय मदर। हाँ, वो तो है। तो वो मुझे कोविड में समझ आया कि जब मम्मी पकाती है ना तो बच्चों को बहुत मजा आता है। फिर वो फॉर्चुनेटली मेरे बच्चों को शौक था और मुझे अच्छा लगने लग गया, तो नाउ कुकिंग इज माय हॉबी। आई लव टू कुक, प्रिपेयर थिंग्स एट होम, और वॉचिंग मूवीज इज ऑल्सो। तो आप ऐसे बट आपको टाइम मिलता है जाने मूवी देखने जाने का? नहीं, मूवी जाने का नहीं, तो आप घर पे बैठ के देखते हैं। एंड आई स्टिल राइट, बट रादर आई रीस्टार्टेड। अच्छा, ग्रेट। राइट। तो कुछ है आपका जो हम सुन सकते हैं? सुनने सुनाने लायक नहीं, मतलब आई डोंट राइट पोएम्स बट आई राइट मेमोइर्स। अच्छा, ओके। कि मुझे ऐसे अभी कोविड के बाद से, फोन आने के बाद से ऐसे लगता है कि शायद कुछ टाइम बाद हम पीछे मुड़ के देखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ नहीं रहेगा। मतलब हम बहुत फास्ट हैं, लेकिन कभी हम जैसे एल्बम लेके बैठते हैं ना तो वो चीज़ मुझे बहुत टच कर जाती है कि एल्बम देखने में जो मजा आता है ना वो मोबाइल पे फोटोज देखने में नहीं आता। मतलब वो दिल को तो फोटोज ही छूती हैं अभी भी। फिर मैंने प्रिंटेड फोटोज ही अच्छी लगती हैं। तो मेरे अब वो फेज चल रही है जब मेरे बच्चे शायद मुझसे दूर भी जाएंगे, उनकी अपनी जर्नी शुरू हो रही है, वो अपने स्ट्रगल्स रादर। तो जो मुझे उसमें फील होता है, जो मैं उनका इंटरप्रेट कर पाती हूँ, मैं सब लिखती हूँ। तो आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने बच्चों को टाइम जितना देना चाहिए था उतना नहीं दिया? कभी ऐसा फील होता है आपको? नहीं, अब भी ऐसा तो मेरे बच्चे तो मुझे एहसास नहीं कराते क्योंकि बहुत मैं आई वॉज ऑलवेज इन अ फैमिली। तो बच्चों ने तो ऐसा एहसास नहीं कराया, पर ये चीज़ मैं पहले से बुरा नहीं
पर जब मैं पीजी कर रही थी ना, मेरे को बहुत अच्छे लोग मिले, वो मेरा बहुत लर्निंग फेज रहा था। मैं अपनी डॉटर को छोड़ के रह रही थी, पर वहाँ मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया कि एक्चुअली ना ये गिल्ट ही आपको परेशान करता है। छोटा बच्चा होता है ना, उसको तो पता ही नहीं है कि मम्मी 24 घंटे मिलनी चाहिए या 2 घंटे मिलनी चाहिए। सही बात है। लेकिन जो वो 2 घंटे मिलते हैं, वो 2 घंटे उसको याद रहते हैं। तो दिस इज व्हाट आई प्रैक्टिस्ड कि जब मैं बच्चों के पास होती हूँ तो मैं उनको कभी अपने काम का बर्डन नहीं होता उस टाइम पे मेरे पास। तो आई वुड नेवर शो दैट आई एम गिल्टी, आई एम हियर ओनली फॉर एन आवर। वो 1 आवर उनको याद रहना चाहिए। सही बात है कि मम्मा कल फिर 1 घंटे मिलनी चाहिए। मैम, व्हाट इज योर से ऑन प्यूबर्टी एंड टीनेज हेल्थ? बहुत अभी के टाइम की बात करोगे ना आप अगर, तो देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज। पहले प्यूबर्टी होती थी 15-16 ऐसी एज में, तो 14 इयर्स तक तो वी वर नॉट इवन बॉदर्ड, पीरियड्स नहीं आए, हाँ। इट्स ओके। अब इट इज द एवरेज एज इज 10 to 12 इयर्स। तो उससे बहुत चेंज आया है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं अभी मदर्स, उनको तो वो वाली मेमोरीज हैं व्हेन दे बिकेम स्टार्टेड मेंस्ट्रुएटिंग, दे वर अराउंड 12, 14, 16। और अब 10 इयर्स में जब पीरियड्स आते हैं तो मदर्स काफ़ी वरिड होके आती हैं हमारे पास में। पर गुड पार्ट इज स्कूल्स में एजुकेशन हो गई, हाँ, स्टार्ट हो गई है। तो यू डोंट हैव टू ब्रीफ योर चाइल्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। कुछ उनको ऑलरेडी पता होता है, तो मदर्स के लिए एक तरफ से कुछ इजी हुआ है। छुपाते भी बहुत थे कि पीरियड्स के बारे में, अभी तो दे आर वेरी ओपन। मतलब स्कूल्स में ये डिस्कस होने से बहुत चेंज आया है, मदर्स को बहुत हेल्प मिली है। पर आई थिंक ये हमारा अर्बन टॉक है कि वेयर इट इज स्पोकन अबाउट, स्कूल्स में भी एजुकेशन हो रही है, लेकिन रूरल एरियाज में अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। ऑल्दो वहाँ भी इम्प्रूवमेंट तो है, पर ये छोटी एज में मेंसेस आने से थोड़े से मैनेजमेंट इश्यूज तो आते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए मैनेज करना मुश्किल होता है इसको। उससे बहुत एंजाइटी जनरेट होती है, मदर्स आर वेरी कंसर्न्ड, और किसी किसी की तो शुरू में प्रॉब्लम्स भी रहती है, हेवी ब्लीडिंग हो रही है। तो आपको लगता है ये जो अर्ली प्यूबर्टी है, ये बहुत बड़ा रीज़न है टीवी और आजकल जो सोशल मीडिया, और आई थिंक फूड प्रोडक्ट्स ऑल्सो। हाँ, फूड प्रोडक्ट्स जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं उसकी वजह से, क्योंकि वेट हैज़ अ रोल इन प्यूबर्टी, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। आजकल आप अपने टाइम या उससे पहले देखेंगे तो इस एज ग्रुप में जैसे 10, 12 या 14 साल के बच्चे को और आज के बच्चों को तो न्यूट्रिशन वाइज ज़्यादा नरिश्ड है वो, तो उनकी प्यूबर्टी भी जल्दी आने लग गई। पर उससे मतलब दे आर टू डिफरेंट आउटलुक्स। एक तो अगर जल्दी प्यूबर्टी आ जाती है, कुछ तो उसको अडेप्ट कर लेते हैं तो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। जो अडेप्ट नहीं कर पाते वो साइकोलॉजिकली बहुत परेशान हो जाते हैं उस चीज़ से, क्योंकि उसको हैंडल करना भी एक काम है, और प्यूबर्टी को हैंडल करना मदर्स के लिए भी बहुत बड़ा काम है। हाँ, बिकॉज गर्ल्स को ये समझाना हाउ टू हैंडल योर सेल्फ व्हेन यू आर मेंस्ट्रुएटिंग, उसमें जो डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, दी अनसर्टेनिटी ऑफ गेटिंग योर पीरियड्स, कभी भी ब्लीडिंग हो जाती है, ये सब दोनों एंड पे, मदर एंड द चाइल्ड दोनों के एंड पे थोड़ी सी एंजाइटी होती है। आपकी इस बात पे ना अपनी एक बहुत फनी बात याद आ गई। जब मुझे फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए थे तो माय मदर वाज नॉट देयर एंड माय सिस्टर वाज देयर। तो वो भी मुझसे 5-6 साल ही बड़ी है। तो मैंने उसको, आई टोल्ड हर कि ऐसे हो गया, एंड आई वाज आल्सो 9 or 10, 11 years old, आई वाज 11। तो शी टोल्ड मी कि इसका मतलब ये कि अब नाउ यू आर रेडी टू बिकम अ मदर। तो आई वाज सो लाइक आई वाज सो स्कैर्ड कि मुझे लगा कि आई एम प्रेग्नेंट। तो अब मुझे ये नहीं पता कि प्रेग्नेंट कैसे हो रहा है, क्या, मुझे पता ही नहीं था क्या हो रहा है। और उसने मुझे सिर्फ आके ये बोला कि नाउ मतलब यू आर रेडी टू बिकम अ मदर। और मैं रो रही हूँ, 2 दिन तक रोए जा रही, मम्मी नहीं है, और माय दादी वाज देयर। तो दादी ने मुझे बोला कि इसको ना बाहर ले जाके इसके ऊपर पानी डाल दो, ठंडा पानी, तो ये ना उससे फिर इसको आएगी नहीं 5-6 महीने। और तो उनका कुछ होता होगा पहले का लॉजिक। तो उन्होंने मुझ पे दिसंबर में ठंडा पानी डाल दिया बाहर ले जाके, मुझे फीवर भी आ गया। तो मेरा तो एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम का इतना खराब था, मुझे लगा कि ये तो पूरी लाइफ खराब हो गई है। फॉर्चुनेटली अब ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता है ऑफ कोर्स, बट इट वाज रियली, पहले आउटलुक टुवर्ड्स मेंसेस वाज वेरी डिफरेंट। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी का मतलब तो आप बड़े हो गए। हाँ, तो मैरिज के रीजंस ही ये थे, अर्ली मैरिज, मतलब मेंसेस हो गए तो किसी को बताना नहीं होता था जब तक कि मैरिज नहीं हो जाएगी। आजकल तो दे आर वेरी ओपन, लाइक अब तो आई थिंक मेरे अद्विक को भी पता होगा कि मम्मा के पीरियड्स आए हुए हैं, तो परेशान नहीं करना है। एक तो अच्छा एस्पेक्ट कि अपने यहाँ पे काउंसलिंग शुरू हो गई है स्कूल में, चिल्ड्रन आर अवेयर, पर विद
एज कम होने से टीनेजर्स के दूसरे एस्पेक्ट्स भी बहुत ओपन हो गए। मतलब आप देखेंगे ना तो दी ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी की जो एज थी वो भी नीचे आई है। एक तो एक्सपोजर टू सो मच मीडिया जहाँ इंफॉर्मेशन एकदम अनएडिटेड आ जाती है, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं, हाँ। आप किस चीज को समझ रहे हो, किसको नहीं समझ रहे हो, ट्रायल कर रहे हो, देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। मतलब नॉट एवरीथिंग इज गुड अबाउट इट, बहुत कॉशन की जरूरत है। और अर्ली प्यूबर्टीज, अर्ली प्यूबर्टी में ऐसा भी होता है कि अगर पीरियड्स जल्दी आए तो जल्दी खत्म होंगे, ऐसा भी कुछ होता है? एक्चुअली फिजियोलॉजिकली तो ऐसा ही है कि आपके प्यूबर्टी ऑनसेट अगर जल्दी है तो पीरियड्स बंद होना भी जल्दी होगा। अच्छा, बिकॉज इसका कोई सर्टेन टाइम होता है? बिकॉज आपके एक्चुअली लेना देना ओव्यूलेशन से है। अच्छा। तो आपके पास एक फिक्स स्टॉक होता है एग्स का जब आप बॉर्न होते हो, और फिर वो धीरे धीरे यूज होते हैं, मेंसेस में वेस्ट होते रहते हैं, जब वो स्टॉक फिनिश हो जाता है तो मेनोपॉज आ जाता है। अच्छा। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी वुड मीन कि वो एग्स यूटिलाइज होने लगे या ओव्यूलेशन स्टार्ट हो रहा है, ऑल्दो इमीडिएटली ओव्यूलेशन नहीं स्टार्ट होता, फ्यू साइकिल्स मे बी इवन 1 ईयर प्यूबर्टी में अनओव्यूलेटरी होती हैं, इसीलिए वो इरेगुलर भी होते हैं फॉर 1 ईयर और 2 ईयर्स, और फिर जाके वो सेटल होते हैं। जब वो रेगुलर हो जाते हैं इसका मतलब योर ओव्यूलेशन हैज सेटल्ड। सो इसका प्यूबर्टी, अर्ली प्यूबर्टी का मतलब ये रीज़न भी है कि वॉचिंग पॉर्न मूवीज और मतलब ऑल दैट एक्सपोजर टू मीडिया जो मैं बोल रही हूँ वो यही सब है। आपके पास इतना सारा इंफॉर्मेशन है कि आप क्या देख रहे हो, क्या, हाँ, उस पर कोई कंट्रोल तो नहीं है। उससे भी ये होता है। देखो हार्मोन्स के लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, आपका नरिशमेंट, आपके थॉट प्रोसेसेस, आप एक्सपोज किस चीज़ से होते हो, जो आप देखते हो वो सोचते हो, जो सोचते हो वो देखना चाहते हो, हाँ। तो ये रिलेशनशिप तो रहता ही है ना। आप मतलब रिसेंटली इंक्रीज इन द क्राइम, इवन इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट कि जो टीनेजर्स में व्हाट डू यू कॉल देम, जुवेनाइल क्राइम जो इतना इंक्रीज हो रहा है, उसमें कुछ हद तक ये पॉर्न मूवीज का रोल है। हाँ। ये जो पीरियड्स जल्दी आने वाला प्रॉब्लम है ना, वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि कब आएंगे पीरियड्स किसी बच्चे के, ये गर्ल लड़की के, ये तो हमारे हाथ में ही नहीं है, जल्दी आए चाहे लेट आए, लेकिन उस सिचुएशन में उसको हैंडल करने में उसकी मदर का बहुत रोल होता है। तो ये जब थोड़ी सी लोअर एज पे पीरियड्स आने लगे हैं, उसमें मदर को बहुत मेच्योर होकर हैंडल करना पड़ता है बच्चे को। उसको बहुत ज़्यादा एकदम ओवर पावर कर देना कि अब पीरियड्स आ गए हैं तो ये मत करो, वो मत करो, कैसे खेलेगी, क्या करेगी, उससे वो बच्चा जो अभी बहुत छोटी एज में एक नई चीज दे रहा है ना, उसको समझ नहीं पाता। और मुझे ध्यान है कि हमें बोला जाता था बॉयज के साथ मत खेलो, और बहुत लिबरल होके सोचना कि इसको स्कूल में बता दिया है इसलिए ठीक है, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो मदर्स के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़े से ज़्यादा हो गए अब, क्योंकि छोटी एज में आप कितना भी एक्सपोज हो गए होंगे, आप हैं तो छोटे। आपने अपनी डॉटर को कैसे हैंडल किया जब फर्स्ट टाइम उसके पीरियड्स आए? वर यू इमोशनल? मेरी डॉटर के अराउंड रीजनेबल एज थी, 12-13 ईयर्स की एज में आए थे, तब तक स्कूल में उसको सिखा चुके थे, कुछ कुछ उसको पता था। फिर एक बार मैंने भी उसको जब बात करनी चाहिए तो शी टोल्ड मी कि स्कूल में मुझे बताया हुआ है। तो फर्स्ट पीरियड्स वर नॉट अ प्रॉब्लम, उसको घर में ही आए थे। लेकिन जैसे बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशली मुझे बहुत लगता था कि पता होना चाहिए गर्ल्स के पीरियड्स के रेगुलर हो या नहीं, प्लस पीसीओडी आजकल बहुत है, राइज पे है, तो उसके रेगुलर हैं या नहीं। तो मुझसे इस बात पे नाराज जरूर होती थी कि आप मेरे मेंसेस से इतने ऑब्सेस्ड क्यों रहते हो मेरे पीरियड्स का, आपको इसकी इतनी चिंता क्यों? हाँ, मतलब बिकॉज यू नो ऑल द इनसाइट्स ऑफ, यही मैं बोलना चाहती हूँ, मदर्स कई बार बहुत कीन होती हैं या समझ लो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है, लेकिन बच्चा उसको कैसे इंटरप्रेट करता है वो बहुत डिफरेंट होता है। हम किसी और कंसर्न से जानना चाह रहे हैं उसके पीरियड्स रेगुलर क्यों, और बच्चा बड़ा इरिटेटेड फील करता है कि एक नॉर्मल सी चीज है, अपने आप आए हैं, हो रहा है, ये मदर बार बार उसको क्यों पूछे। सो एक्चुअली मदर्स हैव टू हैव प्ले अ वेरी मैच्योर रोल, हाउ मच टू इंटरवीन एंड हाउ मच नॉट टू। मुझे तो आई रिमेम्बर मेरी मम्मी ने तो मुझे बहुत प्यार किया था, उनको लगा, और फिर मुझे ऐसा लगा, पहले तो लगा मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, फिर मुझे लगा कि मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है, बट देन शी एक्सप्लेन कि नहीं ये ऐसे ऐसे होता है और अभी हमेशा होगा। यस, मेरी डॉटर को भी जैसे पता था, तो जब मैंने उसको कोशिश की समझाने की तो उसको ऐसे लग रहा था कि यार ये तो नॉर्मल है। तो ये चेंज तो है, बच्चों ने पढ़ लिया तो उनको लगता है ये नॉर्मल है, और हमको उसका दूसरा एस्पेक्ट समझ में आता है कि नाउ दैट शी इज menstruating, तो she should know what to do, what not to do। हाँ।
तो वो बैलेंस हमारे लिए एक नई चीज़ हो गई है मदर्स के लिए। तो आजकल हम नॉर्मली देख रहे हैं कि पीसीओएस और पीसीओडी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसका क्या रीज़न है? पीसीओडी तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जितनी भी चीज़ें अपन आसपास देख रहे हैं बिगड़ती हुई वो मोस्टली अपनी लाइफस्टाइल रिलेटेड है। जैसे अपना वजन बढ़ना, ओबेसिटी इज अ प्रॉब्लम, डायबिटीज, पीसीओडी उनमें से ही एक है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल मतलब गलत खाना पीना एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और वो आजकल होती नहीं है। बिकॉज राइट फ्रॉम वेरी अर्ली एज आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। आई थिंक हर सेकंड गर्ल को आजकल पीसीओएस पीसीओडी होता है। एंड जब ग्रोइंग एज होती है प्यूबर्टी के आसपास, तभी आपको खाने पीने के शौक लग जाते हैं। तो यू आर ईटिंग रॉन्ग एट दैट टाइम व्हेन आपका एक्चुअली अच्छा खाना हार्मोनल चेंज होता है। हाँ, चेंज ओवर चल रहा होता है। उस टाइम पे अगर वो बैलेंस नहीं बन पाता तो पीसीओडी हैज अ लॉन्ग जर्नी। देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल पीसीओडी विद अ रॉन्ग लाइफस्टाइल। एंड लाइफस्टाइल चेंजेस क्योंकि पेशेंट के एंड पे करने होते हैं, तो वो कमी आपके ट्रीटमेंट को बहुत मुश्किल बना देती है। और जो पीसीओएस का ट्रीटमेंट है वो बहुत ये मतलब ये लोग बोलते हैं कि जो पिल्स आती है, जो पीसीओएस का ट्रीटमेंट है वो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है जो इफेक्ट करती है। एक्चुअली बर्थ कंट्रोल पिल्स बोलना गलत है, उनको हार्मोनल पिल्स हैं। तो उनको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। जब हम उनको बर्थ कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं तो हम उनको बर्थ कंट्रोल पिल्स बोलेंगे। और व्हेन आई यूज इट फॉर बर्थ कंट्रोल, फिर भी उसका जो दूसरा साइड इफेक्ट है कि वो पीरियड्स को रेगुलर कर देगा, वो उसको एडवांटेज की तरह उसके साथ जाएगा। अगर मैं पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए आपको पिल्स दे रही हूँ, हार्मोनल पिल्स, तो उसके साथ में कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट, एक बाय इफेक्ट आ रहा होगा उसका साइड बाय साइड। सो नॉट नेसेसरली यू कॉल देम बर्थ कंट्रोल पिल्स। वो किस पर्पज से यूज हो रही है उस हिसाब से उसका नाम चेंज हो जाता है। अदरवाइज दे व्हेन यूज्ड फॉर पीसीओडी दे आर actually given for hormonal regularization, ओके, cycle regularization। तो इससे आफ्टर लाइफ इफेक्ट नहीं होती? ट्रीटमेंट पीसीओडी का एक पार्ट है मेडिसिन। ओके, बाकी आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर पीसीओ। तो आप मेडिसिन बाहर से हार्मोन्स लेंगे तो आपके साइकिल्स रेगुलर हो जाएंगे, बिकॉज आपको हार्मोन्स रेगुलर मिल रहे हैं। पर आपकी बॉडी नेचुरली हार्मोन्स रेगुलर चला रही है या नहीं, या बना रही है या नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। तो जब बाहर से या एक्सटर्नल हार्मोन्स विड्रॉ हो जाएंगे तो फिर आपकी अपनी बॉडी भी उसी साइकिल में हार्मोन्स बनाने चाहिए। ये तभी पॉसिबल है व्हेन योर लाइफस्टाइल इज वेरी हेल्दी। वाइल यू टेक मेडिसिन, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपने डाइट कंट्रोल, लेस ऑफ कैलोरीज, मोर ऑफ प्रोटीन्स और फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करें, ताकि जब मेडिसिन विड्रॉ होगी तो यू विल स्टिल बी हैविंग रेगुलर पीरियड्स। तो पीसीओएस इज रिवर्सिबल, मतलब yes it is reversible, but a large part of it depends on the patient's own involvement। स्ट्रेस का भी एक रोल है। तो इसके क्या-क्या सिम्टम्स होते हैं पीसीओएस के? पीसीओएस में मोस्टली जो कॉमन आता है, पेशेंट वो पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, डिलेड हैं, ऐसे आता है। पर मेनी अ टाइम्स इट इज एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ या फेशियल हेयर ग्रोथ, जिसकी वजह से पेशेंट प्राइमरीली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाता है। हाँ, एंड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट दे रियलाइज कि अपने को रिस्पांस नहीं मिल रहा ड्रग्स का, देन दे टेंड टू आस्क कि आपके पीरियड्स कैसे हैं, पीरियड्स भी इरेगुलर हैं, वेट गेन है आपका। तो हम उसको हाइपर एंड्रोजेनिक सिम्टम्स बोलते हैं, जहाँ एक्ने बहुत हो रहे हैं या एबनॉर्मल फेशियल हेयर ग्रोथ है। वो भी कई बार फर्स्ट प्रेजेंटेशन रहता है जिसके लिए पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है। और पीसीओएस कैन बी मतलब किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है? हाँ, नहीं, किसी भी एज ग्रुप, कभी भी हो सकता है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस, इट इज अ डिसऑर्डर, डिजीज नहीं है वो। अच्छा, वो डिसऑर्डर का करेक्शन कर सकते हो आप मेडिसिन से। करोगे तो जब तक मेडिसिन लोगे तब तक करेक्शन है। आप अपने आप से उसको ठीक कर लोगे क्योंकि वो आपका मेटाबॉलिज्म है, उसमें स्ट्रेस का भी रोल है, खाने का भी, एक्सरसाइज का भी, तो वो वैसे सही हो जाएगा। और पीसीओएस की वजह से कंसीव करने में डिफिकल्टी होती है, बिकॉज प्राइमरीली पीसीओडी में एनओव्यूलेशन करके एक प्रॉब्लम होती है, वेयर योर एग या फॉलिकल डज नॉट ग्रो और इट डज नॉट रिलीज द एग। ओके, एग रिलीज नहीं होता या ओव्यूलेशन नहीं होता तो कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। पर सबको आती है ऐसा नहीं, पर आ सकती है। तो पीसीओएस के अलावा भी कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जो ध्यान में रखना चाहिए कि ये लाइफस्टाइल की वजह से हो जाता है? नॉट रियली लाइफस्टाइल रिलेटेड, तो इट इज़ पीसीओडी, बट अदरवाइज एक हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया इज डिस्टर्बेंस जहाँ पे आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंड प्रोलैक्टिन वो हार्मोन है जो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे बॉडी में सिक्रीट होता है। कभी कभी एबनॉर्मली वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में भी सिक्रीट हो जाता है और तब पीरियड्स मिस हो जाते हैं। कुछ ड्रग्स भी प्रोलैक्टिन को बढ़ा देते हैं, उस वजह से पीरियड्स नहीं आते हैं। और पर इट इज़ करेक्टेबल एंड रिवर्सिबल।
ये मतलब ये प्री मोनोपॉज या ऐसा कुछ प्री सिम्टम होता है? मेनोपॉज नहीं, ये तो खैर चेंज है, पर अराउंड मेनोपॉज एक्चुअली आपकी बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं, वेट गेन होने लग जाता है, हाँ। हेयर फॉल हो रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि योर पीरियड्स आर नॉट कमिंग, हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, बोनी पेन्स हो रहे हैं, और फिर यू आर नॉट सो बिजी, तो आपका ध्यान भी उधर बहुत उधर जाता जा है, रहा है, हाँ बहुत जा रहा है। फिर स्लीपलेसनेस शुरू हो जाती है, एंड इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, तो आप किसी पे चिल्ला रहे हो, फिर यू फीलिंग गिल्टी अबाउट इट कि मैं फालतू में जैसा हो गई। एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा। तो ये प्री मेनोपॉज के सिम्टम्स हो सकते हैं अब, या हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं। इफ यू आर इन, बट प्री मेनोपॉज वुड मीन आपकी एज 40 के ऊपर है, क्योंकि मेनोपॉज इज 45 टू 55, तो एनीथिंग अराउंड इज पेरी मेनोपॉज। 40 से पहले तो प्री मेनोपॉज नहीं है, वो तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होते हैं, व्हेन यू वेरी मच अंडर प्रेशर, तब होते हैं मूड स्विंग्स या बर्स्ट आउट्स हो जाते हैं। तो ये इसकी वजह से मेंटल इफेक्ट करती है प्री मेनोपॉज की वजह से या मेनोपॉज की वजह से? मेंटल हेल्थ अफेक्ट तो नहीं होती, पर वो एक फेज है, उसको आप हैंडल कर लेते हो तो ठीक है। इफ यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट, तो डेफिनेटली आपको फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि आपके रिलेशंस पे अफेक्ट तो आएगा अगर आप बार बार आउटबर्स्ट हो रहे हैं आपके, एंड यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, नॉट एबल टू कंट्रोल देम, आपके खुद के हेल्थ इश्यूज नहीं है बट यू आर नॉट फीलिंग वेल, स्लीपलेसनेस है, तो इससे आपको इश्यूज तो हो सकते हैं, पर आप कंट्रोल कर लेते हो तो अच्छी बात है। फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। हाँ वो तो सब चीज में ही है, सब चीज में फैमिली सपोर्ट पर चाहिए। मेनोपॉज को कोई सीरियसली लेता नहीं है। हाँ एक्चुअली फीमेल को ये सब क्यों हो रहा है, इसको समझने की कोशिश नहीं करते। सबको ऐसा लगता है कि एज के साथ बुढ़िया ना, मतलब आजकल बहुत चिड़चिड़ी हो गई हैं, हाँ इस तरह से टर्म कर देते हैं। वो क्यों हो रही क्यों, है हाँ वो उसको नहीं समझते पाते। नहीं है। और आई थिंक हमारी मदर्स भी इन सब चीजों से गई होगी, तो उनके साथ ऐसा, उनके साथ भी ये तो उनको लगता है कि हम नॉर्मल भी है। ऐसा सोचते थे कि हमारी मदर आज में आजकल क्या मम्मी क्या हो छोटी छोटी गया, बात पे हाँ। करती रहती हैं। पर स्पेशली पार्टनर का बहुत रोल है, बिकॉज हस्बैंड्स की या मेल्स की लाइफ उस टाइम पे इतनी चेंज नहीं हो रही होती जितनी फीमेल की हो रही होती है, तो वो समझ नहीं पाते और एड्रेस भी नहीं करते। वो सफरिंग फिर जब अकेले होती है तो समटाइम्स इट बिकम्स अ तो मेंटल डज इशू। इट इफेक्ट सेक्सुअल हेल्थ आल्सो? इट डज अफेक्ट सेक्सुअल हेल्थ इफ नॉट एड्रेस्ड, क्योंकि आपके हॉर्मोन्स के जब चेंजेस चलते हैं तो ईस्ट्रोजन कम, तो योर सेक्सुअल ड्राइव्स आर आल्सो लेस, एंड अगर इफ योर पार्टनर डज नॉट अंडरस्टैंड तो दैट कैन आल्सो बी एन इशू। तो ऑल दोज स्मॉल इश्यूज कैन इफ नॉट एड्रेस्ड प्रॉपर्ली, तो वो बड़ा इशू भी बन सकता है। तो मेंटल हेल्थ अफेक्ट तो होती है, पर अगर आप उसको हैंडल कर लो तो फाइन। सही है। जैसे प्यूबर्टी में भी गर्ल्स को अगर नहीं हैंडल करो तो समटाइम्स दे आल्सो हैव वेरी एग्रेसिव आउटबर्स्ट। तो मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, बस कुछ हो रहा है। फीमेल्स की लाइफ में इतने तो उतार चढ़ाव मुझे तो ऐसा लगता है कि जो एक पूरा मंथ निकलता है ना, वो पहले पीरियड्स आने के 5-7 दिन पहले तो यू आर डिफरेंट पर्सन, मतलब गुस्सा, इरिटेटिंग, और एक मतलब सबसे गुस्सा हो रहे हो, सब हो रहा है। फिर पीरियड्स आ गए तब तो फिर वैसी तबीयत खराब है, आप उठ नहीं रहे हो। फिर उसके बाद कुछ शायद 5-6 दिन ठीक लगता है, फिर वापस वही सिम्टम्स चालू, पूरा महीना सिर्फ इसी के पीछे घूम रहे प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इज सो कॉमन। कॉमन। हाँ एंड एक्चुअली लाइफस्टाइल से सब चीजों पे असर आता है। हाँ, सब आपकी एक बिजी लाइफस्टाइल में ये जो आपके बॉडी में चेंजेस, मंथली चेंजेस हैं, हाँ। उनके साथ अडेप्ट करना मुश्किल हो जाता बहुत है। मुश्किल होता है। आई नो। मुझे थोड़ा सा ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर के बारे में ज्ञान दे तब। दो बहुत अच्छे टॉपिक्स लिए हैं आपने, इम्पोर्टेंट हैं। ब्रेस्ट कैंसर कॉमनेस्ट कैंसर है फीमेल्स में, और सर्वाइकल कैंसर सेकंड कॉमनेस्ट है इन इंडिया। दोनों का अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल है, इसीलिए इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइमली डायग्नोस कर लेते हो, ट्रीटमेंट 100%, मतलब इट इज़ क्योरेबल। लेट डायग्नोसिस इज एक्चुअली अ बिग वरी। इसीलिए अवेयरनेस होगी तो आदमी उसको अर्ली डायग्नोस कर लेगा और ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा। सर्वाइकल कैंसर के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उसके अगेंस्ट वैक्सीन भी अवेलेबल है, बिकॉज सर्वाइकल कैंसर HPV वायरस से होता है। क्योंकि वायरस कॉज है तो हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। अगर टाइमली आप वैक्सीनेट करा दें फीमेल्स को, तो आप उसको रादर सर्वाइकल कैंसर को ख़त्म कर सकते हैं, वी कैन इरेडिकेट इट। वैक्सीनेशन के बारे में आप जानना चाहेंगे तो 9 to 14 ईयर्स बेस्ट एज ग्रुप है जहां वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए बिफोर द ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। तो 2 doses विल गिव यू 90 to 100% एफिकेसी। ओके, सो नॉर्मली ये डोजेस मतलब वैसे कितनी लगती हैं? वैसे 14 ईयर्स के बाद 3 doses। 3 doses, ओके। और 26 से पहले पहले
इट इज़ बेस्ट रिकमेंडेड। तो 9 to 26 इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड ग्रुप। उसमें 9 to 14 में 2 doses, आफ्टर 14 years 3 doses। इन इंडिया वी आर रिकमेंडिंग इट अप टू 45 years। अच्छा, ओके। कैचअप वैक्सीनेशन की तरह, पर बेस्ट डन इज 9 to 26। बॉयज ऑल्सो शुड बी वैक्सीनेटेड, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि HPV वायरस फीमेल्स में भी आता मेल्स के थ्रू है। इट्स अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस। सो इफ बॉयज आर वैक्सीनेटेड द ट्रांसमिशन टू फीमेल्स विल बी लेस। ओके। तो 9 to 14 years के एज ग्रुप में बॉयज को भी सेम 2 doses आर रिकमेंडेड। ओके। आउटसाइड इंडिया अब्रॉड इट इज अप टू द एज ऑफ 26। अच्छा, ओके। तो ये इम्पोर्टेंट है। और ब्रेस्ट कैंसर के लिए इम्पोर्टेंट ये कि फैमिली हिस्ट्री इम्पोर्टेंट होती है उसमें। सो इफ़ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन योर मदर, मासी, सिस्टर, तो यू आर मोर प्रोन। ओके। और उस केस में फिर आपकी अर्ली स्क्रीनिंग शुरू हो जानी चाहिए। बाय द एज ऑफ 30 यू शुड गेट योर मैमोग्राफी एंड सोनोग्राफी डन ऑफ द ब्रेस्ट। ईयरली करते हैं और 3 स्क्रीनिंग्स आपकी नेगेटिव आती हैं तो आप थोड़ा लंबा गैप दे के कर सकते हैं। ओके। पर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट एक ऐसी चीज़ है जो हर लेडी को आना ही चाहिए। उसको आप जब हम मीडिया यूज़ ही कर रहे हैं तो लेट्स यूज़ इट फॉर गुड। आप कहीं भी मीडिया पे जाके देख सकते हैं हाउ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज डन। आजकल लोग स्क्रीनिंग खूब कराते हैं, मेडिकल स्क्रीनिंग, उसमें आप जाके अपने डॉक्टर से सीख सकते हैं हाउ टू डू सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस में उसको बहुत रोल है। ओके। और सर्वाइकल कैंसर का अर्ली डायग्नोसिस की बात करें तो एक LBC टेस्ट या पैप्समेयर टेस्ट है जो आप एवरी ईयर 1 to 3 years में करते हैं, तो वो आपको अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करता है। और जो लोग वैक्सीनेटेड है उनको भी कराना चाहिए टेस्ट? यस, वैक्सीनेशन 100% प्रोटेक्शन क्लेम नहीं करते, इसलिए स्क्रीनिंग विल कंटिन्यू। ओके। बट बिकॉज यू आर वैक्सीनेटेड लेस लाइकली यू विल हैव मैलिग्नेंसी। अच्छा। तो मतलब टेस्ट कराना है? टेस्ट कराना है। वैक्सीनेशन भी कराएं। वैक्सीनेशन तो हो गया मेरा। वैक्सीनेशन तो आई थिंक 26 से पहले हो गया था। कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है एक्चुअली सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जब आया तो एक बाइवेलेंट आया, फिर क्वाड्रीवेलेंट आ गया, अब नैनोवेलेंट आ गया। तो कई लोगों को लगता है कि हमने बाइवेलेंट करा लिया है तो हम क्वाड्रीवेलेंट लगवाएं क्या फिर भी। तो एक्चुअली आप लगवा सकते हैं। नैनोवेलेंट आ गया तो क्वाड्रीवेलेंट वालों को लगता है हम नैनो भी लगवाएं क्या, तो आप लगवा सकते हैं। पर फैक्ट इज कि आपकी जो HPV वायरस में से 2 सबसे कॉमन वायरसेस जो सर्वाइकल कैंसर करते हैं वो 16-18 है, वो आपके बाइवेलेंट में भी थे। फिर क्वाड्रीवेलेंट में 4 आ गए, नैनोवेलेंट में 9 वायरसेस कवर हो रहे हैं। सो डेफिनेटली कवरेज बढ़ रहा है, पर जो मेजर कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर है वो 2 वायरसेस बाइवेलेंट में भी थे। अच्छा। तो आप करा सकते हैं, पर आप नहीं करा रहे हैं तो एकदम यू डोंट हैव टू रियली गेट वरीड अबाउट इट, बट देयर इज इट इज योर डिस्क्रिशन। Is there any right age for pregnancy planning? बेस्ट एज बोल सकते हैं। राइट एज तो आपको जब लगता है कि बच्चे होने चाहिए तब ठीक, अदरवाइज लीगली डेफिनेटली नॉट बिफोर 21 years ऑफ एज। अच्छा, 21? हाँ, बिकॉज योर बॉडी हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। 18 के बाद हो सकती है, पर बेस्ट एज इज आफ्टर 21 years ऑफ एज एंड मोस्ट रिकमेंडेड वुड बी आफ्टर 23। 23 to 27 में आपकी बॉडी सबसे फिट होती है प्रेगनेंसी के लिए। 30 years के बाद आपकी फर्टिलिटी थोड़ी डिप होने लगती है, फर्स्ट स्टीप फॉल फिर 35 के बाद होता है। तो बेस्ट इज इन योर 20-30s, तो फ्रॉम 20 to 30 शुड बी योर एज व्हेन यू कंसीव। एंड दोज हु डोंट वांट टू कंसीव एट दैट एज, तो ये जो आजकल एग फ्रीजिंग का बहुत ट्रेंड चल रहा है, आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में? सी, अगर आपको एक्चुअली कोई रीज़न है कि यू कैन नॉट कंसीव, मेडिकली वो कंडीशन होगी वे योर फॉर सम रीज़न यू अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर अ मैलिग्नेंसी, जहाँ आपको ऐसे ट्रीटमेंट है जैसे रेडिएशन है या कीमो ऐसी लग रही है जहाँ आपके एग्स को नुकसान होगा या अफेक्ट आ जाएगा, वहाँ आप अपनी एग फ्रीजिंग करते हैं। इट्स पर्पसफुल बिकॉज आपको बाद में फर्टिलिटी जब चाहिएगी तो वो एग्स आपके काम आ जाएंगे। Postponing pregnancy just because you don't want it now and egg freezing because you want to plan pregnancy at a later age, it can be justified, पर honestly आप जब कंसीव करेंगे तब की आपकी एज भी मैटर करेगी। योर एग्स विल बी यंग बट योर बॉडी में नॉट बी। तो प्रेगनेंसी एट 30 एंड प्रेगनेंसी एट 40 में बहुत फर्क होगा। प्रेगनेंसी एट 20, प्रेगनेंसी एट 40 में बहुत फर्क होगा। सो एग फ्रीजिंग फॉर अ डेफिनेट पर्पस फॉर मेडिकल रीजंस डेफिनेटली जस्टिफाइड। एग फ्रीजिंग एज अ रूटीन कैन नॉट बी जस्टिफाइड।
पर ये बहुत ज़्यादा आजकल आई थिंक फैशन हो गया है कि हम एग फ्रीज करा रहे हैं क्योंकि हमें अभी कंसीव नहीं करना, वी हैव करियर टू लुक आफ्टर, या हमें अपनी लाइफ एंजॉय करनी सी है। एक्चुअली कंसीविंग एंड चाइल्ड अपब्रिंगिंग दोनों ही काम है। दोनों काम है। तो आप डिलीवर होने के बाद बच्चा बड़ा भी करते हैं हाँ, एंड सेलिब्रिटी एंड लाइफ, देन आई थिंक बॉडी शुड हैव दैट स्ट्रेंथ। अगर आप मतलब एक बिकॉज योर एग्स विल बी यंग हाँ, बट देन योर बॉडी इज हाँ, गोइंग टू एज। तो फीमेल की एक बायोलॉजिकल एज होती है, उसको नहीं भूलना चाहिए भूलना अपन चाहिए। ने। सही बात है, सही बात है। तो एग फ्रीजिंग के बारे में आपको ये भी बताना चाहिए, समथिंग नोन एज एग फ्रीजिंग एंड समथिंग लाइक एम्ब्रियो फ्रीजिंग। अच्छा, तो एग फ्रीजिंग में तो हम आपके जो भी एग्स हैं उनको स्टिमुलेट करके पिकअप कर लेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं किया जाएगा। अच्छा, सो हाउ मेनी एग्स वुड एक्चुअली बी गुड लेटर ऑन इज नॉट नोन, और जो नहीं यूज होंगे वो वेस्ट ही होंगे। एम्ब्रियो में यू विल फर्टिलाइज द एग विद योर स्पर्म, योर पार्टनर और योर हस्बैंड and store them, freeze them. The embryo freezing is rather more stronger. मतलब embryos ज़्यादा strong होते हैं, they can हाँ they are more likely to sustain that freezing. And बाद में thawing पर वो healthy रहेंगे। ये मतलब actually जब freeze करके वापस use करने के लिए हम उनको निकालते हैं तो eggs को भी thaw करना पड़ता है, normal temperature पे लाएंगे and फिर fertilize होंगे। Same embryos को भी thaw करेंगे, तो thawing का process embryo ज़्यादा अच्छा sustain कर पाते हैं okay. rather than eggs. And does it affect any health issues of a child जो उसके बाद? No, not really. Because IVF ही होगा finally. So embryos are commonly used, frozen embryos are used, eggs, frozen eggs are used. ये कोई fertility का and बाद में pregnancy पे कोई effect नहीं है उसका। तो आजकल लोग नेचुरल कंसेप्शन से ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं IVF, ऐसा प्रेफर है? तो नहीं कह सकते, पर क्या है, पर बिकॉज द एज ऑफ प्रेगनेंसी इज actually getting delayed. Most couples get married by 30, so they plan their pregnancy around 35. So chances of IVF are definitely more, but then पहले आप डिले करते हैं और बाद में आप पेशेंस भी कम रख पाते हैं। 35 के बाद में थोड़े कंसर्न्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, घुटने दर्द होता है। घुटने दर्द भी, और यू आर ऑलरेडी सेटल विद एवरीथिंग। तो एक काम आपको अटका देता है, वो आपका प्रेगनेंसी है, तो यू वांट टू क्विकली फिनिश इट ऑफ। प्रेगनेंसी के बाद 5 years you have to give it to your child. But then you are in a hurry. You really want to finish off this work. इसलिए IVF definitely increase हो रहा है। I feel this is a celebrity life जो आजकल लोग जीते हैं। Your big house, a big, हम जिस टाइम बड़े हुए उस टाइम पे ये सब लग्जरीज हुआ करती थी। मतलब घर बनाना, कार होना, ये सब रूटीन नहीं था। पर अब these have become basic necessities. तो कपल्स को लगता है कि पहले हम अपने सब चीज़ें सेट कर लें। तो मुझे लगता है पहले ऐसा होता था कि लोगों को लगता था शादी हो गई बट एक बच्चा हो जाए फिर सब सही है। अब लोगों को लगता है कि IVF है, कर लेंगे, एग फ्रीज करा लेंगे, एम्ब्रो फ्रीज करा लेंगे तो हो जाएगा। ऑनेस्टली मुझे ऐसे लगता है कि सब कुछ डिजिटल होने की वजह से सबको ऐसे लगता है सब काम अपने आप हो जाएगा। खाना भी घर पे आ रहा है और सब कुछ जब ऐसे हो रहा है तो फर्टिलिटी विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। फिर आपको IVF बिकॉज इट इज वेरी टॉक्ड अबाउट। एक टाइम ऐसा था जब IVF को लोग छुपाते थे कि डोंट टेल कि IVF हुआ है। अब नो लॉन्गर दोज, वो सब हिचेस नहीं रहे, तो इजी हो गया। और जो IVF की सक्सेस रेट है वो क्या है? सक्सेस रेट हैज इंक्रीज्ड अ लॉट, although we still claim just 30 to 50% success, लेकिन there are institutes which are claiming 80% of success also. Okay. और ऐसा कुछ है कि IVF से ट्विंस होते हैं? चांसेस ज़्यादा होते हैं डेफिनेटली। अच्छा, क्योंकि अगर IVF करते हैं तो इंडिया में 2 एम्ब्रियोस रख सकते हैं, तो 1 to 2 चॉइस पे रखे जाते हैं, 2 रखते हैं और दोनों इम्प्लांट हो जाते हैं, तो 2 ट्विंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ, तो मतलब आप यू डोंट सपोर्ट IVF, ऐसा है? नॉट दैट आई डोंट सपोर्ट IVF, लेकिन इंडिकेशन होना चाहिए आपके पास में ना। आई एम अ डॉक्टर बाय हार्ट, बाय प्रोफेशन। तो आप किसी के कोई डिजीज़ को ठीक करते हो, अंडरस्टैंडेबल, एक नेचुरल प्रोसेस है बच्चे होना, डिज़ायर बिल्कुल सही है आपकी। टू व्हाट एक्सटेंट यू गो टू हैव अ बेबी, वो जस्टिफाइड होना चाहिए। अब जैसे मेरी सोच तो ये है कि पहले फीमेल्स को बच्चे नहीं हो रहे होते थे तो बहुत टॉर्चर होता था, बच्चे करना बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज उसको मेंटली फिजिकली हर तरह से मतलब झेलना ही पड़ता था। सेकेंड मैरिज हो जाएगी, दूसरे के बच्चे को टच नहीं करने देंगे, सो दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ टॉर्चर।
अब आप देखेंगे आईवीएफ विद न्यू एआरटी बिल थिंग्स में बी बेटर, पर आईवीएफ की कोई एज लिमिट जब नहीं थी तो वी हैड पेशेंट्स कमिंग एट द एज ऑफ 40-50 मेनोपॉजल फीमेल्स बीइंग इंड्यूस्ड विद मेंसेस जस्ट टू कंसीव, और फिर आप डोनर एग से कंसीव करते हो, ट्विंस हो गए तो अच्छा। ऑलरेडी डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, फिर आप उसको ट्विन प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन फैमिली को बच्चा चाहिए तो आप वो बच्चा रखते हो, कैसे 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 करके आप उसको डिलीवर करते हो। हाँ। वो बच्चे हो भी गए तो उस मदर की 50 की एज में हाउ एसेंशियल वाज इट टू अंडरगो एन आईवीएफ एंड हैव अ बेबी, इजंट दिस अ टॉर्चर? तो हर चीज की ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए, सो देयर शुड बी लिमिट्स टू एवरीथिंग। मेडिसिन तक ठीक है जहां आपको थोड़े करेक्शंस के साथ में अपना बेबी मिल रहा है, यस यू शुड गेट इट, यू शुड ट्रीट इट लाइक एनी अदर डिजीज। बच्चे नहीं होना अगर कोई डिजीज है तो आप उसका ट्रीटमेंट कर लो। एक डिजायर के लिए हाउ फार यू गो, वो थोड़ा सा आई थिंक शुड बी कंट्रोल्ड। तो ऐसा कोई केस जो आपको लगा हो कि आपको करना पड़ा लेकिन आप बिल्कुल नहीं करना चाहते थे? हाँ थी, एक लेडी थी, शी वाज 50, शी ऑलरेडी हैड 2 daughters। पहले आईवीएफ में कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं थे तो शी हैड एन आईवीएफ, और 50 की एज में हाइपरटेंसिव, डायबिटिक, 85 इन kgs व्हेन शी वाज प्लानिंग टू कंसीव, शी वाज मेनोपॉजल। फिर वो ट्विन प्रेगनेंसी के साथ हमारे साथ पास आई। थ्रू आउट इट सॉरी थ्रू आउट वो हेल्प के साथ आती थी, बिकॉज चलने फिरने में ट्विन प्रेगनेंसी इज क्वाइट अ चैलेंज एंड एट दैट एज। और वो डिस्टेंस से आती थी हमारे पास, उसको देख के मुझे हर बार लगता था कि मतलब क्या जरूरत थी आपको, हर बीपी वाज राइजिंग। फिर जब पता चला उसके ऑलरेडी 2 daughters हैं तो और तकलीफ हुई कि आप मतलब इतनी जरूरत कि आप किसके लिए करते हो। डेफिनेटली इट इज ऑल अंडर फैमिली प्रेशर। शी हैड अ डिलीवरी, 2 बच्चे हुए उसको, पर उस टाइम पे उसकी सेहत को देखते हुए ऐसे लगा कि अब इन बच्चों को बड़ा करने के लिए मदर की कितनी नीड है, उस सेहत के साथ में वो कैसे उनको बड़ा करेगी। दैट टाइम ऑल्सो आई फेल्ट कि देयर हैव टू बी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर वॉट एवर यू डू एंड सम जस्टिफिकेशन। पेशेंट की कितनी भी डिजायर हो, as a doctor we should be able to tell them what is good for them, what is not good for them in terms of health, and help them make the right choices. बट फिर मानते हैं आप डॉक्टर्स की बात, मुझे नहीं लगता कि बहुत जिनकी इस तरह की डिजायर्स है वो मानते होंगे। हाँ देखो, डिजायर को किस हद तक परस्यू करें ये इंडिविजुअल डिसीजन रहता है, लेकिन अडॉप्शन का भी एक्चुअली एक ऑप्शन रहता है, पर अडॉप्शन भी इजी नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया कि मैं ये नहीं करूंगी? मैं आईवीएफ नहीं करती, लेकिन हाँ आई डू गाइड पीपल, तो आई टेल देम कि आप इस एज पे इतने एफर्ट्स लेके आपको लगता है इज इट वर्थ जस्ट गिविंग बर्थ टू अ बेबी। उसकी अपब्रिंगिंग भी तो एक काम है ना आपका, तो आपकी अपब्रिंगिंग की जिम्मेदारी सोचते हुए आप अडॉप्शन भी सोच सकते हैं। एटलीस्ट योर हेल्थ इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, ऑल्दो अडॉप्शन आल्सो इज अ लॉन्ग प्रोसेस। आपका लीगैलिटी भी बहुत है, देयर इज अ पर्टिकुलर वे वे यू कैन अडॉप्ट अ बेबी। इजी तो वो भी नहीं है, पर आई थिंक हेल्थ एटलीस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया में वुमेन की बॉडी वुमेन की खुद की नहीं है? इंडिया में है प्रॉब्लम्स, कुछ तो सॉल्व हुई है नो डाउट, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि बच्चे के लिए पहले भी तंग करते थे, और मुझे लगता है शायद खुद को ही बोलना पड़ेगा। खुद जब तक आप खुद नहीं अपनी इज्जत करते या अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे नहीं रखते, सेल्फ रिस्पेक्ट, शुड हैव सेल्फ डिसीजन दैट यू वांट टू डू दिस और नॉट। आई थिंक आजकल की जो जनरेशन है वो ये कर रही है। somebody dictating that you should have a child now, you should have a male child, you should have 2 children, you should have children at this age, and लोग मुझे बोलते हैं लाइक आई हैव अ सन, तो लोग मुझे बोलते हैं यू शुड हैव अ गर्ल, इज देयर एनी फॉर्मूला? कोई फॉर्मूला है तो बता दो कि गर्ल ही होगी, कैसे पता चलेगा कि गर्ल होगी? देयर इज नो फॉर्मूला, बॉय का फॉर्मूला। पर दैट्स व्हाट, पर ठीक है, ये तो बोलने की चीज तक तो ठीक है, पर आप उसको कितना प्रेस करते हो कि करो ही। पर हाँ वो तो है, मतलब इट इज ह्यूमिलेटिंग समटाइम्स व्हेन समबडी इज टेलिंग यू दिस इन पब्लिक, कि एकदम से अचानक से कोई कह रहा है कि अगर आपके सबके अपनी अपनी सिचुएशंस और वो थी, अचानक से कोई कह रहा है कि यू शुड हैव अ गर्ल, ये एक बेटी और होनी चाहिए। अब
आप मेरी सिचुएशन हाँ, देखो पहले। क्रॉस बाउंड्रीज हाँ। किसी भी काम के लिए। और फीमेल्स को तो हेल्थ ओरिएंटेड होना ही चाहिए। पर आई हैव रियलाइज दिस लिटिल लेट, बट आई थिंक नॉट टू लेट। हाँ, पर ये हम एक्चुअली हमारी एजुकेशन ऐसी नहीं है। हम एजुकेट तो होते हैं सिर्फ कमाने के लिए। लेडीज एजुकेट होती हैं कई तो सिर्फ शादी करने के लिए, हाँ, कि पढ़ लेंगे तो अच्छी जगह शादी हो शादी हो जाएगी। पर एजुकेशन शुड एक्चुअली मेक यू मोर वाइज। हाँ, आप अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझें और अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर सकें। तो अचीवमेंट्स बहुत तरह के होते हैं। किसी भी दबाव में आके कुछ भी कर लेना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो मैम, हमने सुना है कि आपके बेटे ने भी अभी नीट का एग्जाम दिया था एंड आपका बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि इतना सारा स्कैंडल हो गया। तो आपका इसमें क्या से है, या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसका? नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया था इस बार। पेपर लीक हो गया था। एक्चुअली जब वो नीट के एग्जाम में सन हैड अपीयर्ड फॉर, तो इससे पहले भी 2 साल पहले नीट पेपर लीक हुआ था। उस टाइम पे कुछ पार्ट में उन्होंने दोबारा करा दिया था, पूरा नीट कैंसिल नहीं किया था। पर सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही वाज सेइंग कि क्लोज टू द एग्जाम कुछ डिस्कशन पे कि पर इंडिया को कोई भरोसा नहीं मम्मी, 2 साल पहले पेपर लीक हो गया था। तो मैंने ऐसे नॉनसेंस बातें नहीं करते बेटा, एक बार हो जाता है, बार बार नहीं होती प्रॉब्लम। पेपर उसका बहुत अच्छा हो गया। फिर कैंसिल हुआ बिकॉज पेपर लीक हो गया था। इट वॉज अ वेरी बैड टाइम। आई एम श्योर। मतलब जिस एज में वो बच्चा है 17-18 साल का, इतना नेगेटिव फील को अंदर ले जाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। बिकॉज समहाउ क्योंकि वो कोचिंग्स में जाते हैं तो दे न्यू कि 2 years बैक ही वाज स्टिल इन 10th एंड एक्चुअली न्यू अबाउट एवरीथिंग। नीट के लिए वो शुरू से प्रिपेयर कर रहा था। तो 2 साल पहले तो पेपर लीक हुआ था, तब इन्होंने बोला हमने बहुत रूल्स बना दिए, ये कर दिए, ये फिर से हो गया। इतना गुस्से में मैंने उसको पहली बार देखा था। फिर बाकी हमारे साथ में डॉक्टर्स हैं जिनके बच्चों ने दिया, उनके भी फ़ोन आए कि बच्चे बहुत परेशान हैं, कैसे मैनेज करोगे आप उनको। उसने तो पहले ये बोला मैं दोबारा एग्जाम दूंगा ही नहीं। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू हैंडल। आई एम श्योर कि इंडिया में यही काम है, बच्चों की किसी को चिंता नहीं है और इसीलिए लोग बाहर चले जाते हैं। मतलब ऐसे लग रहा था कि इतना सीधा बच्चा हमारा पर एक्चुअली इतना डिफिकल्ट पॉइंट कोई, मतलब जी जान से यार बच्चा एक एग्जाम के लिए पढ़ता है, एग्जाम देता है और बस कैंसिल हाँ, एंड री कर दो। और फिर जरूरी नहीं है कि सेकंड अटेम्प्ट उतना अच्छा हो। एक्चुअली जो एग्जाम्स जिस तरह से इंडिया में होते हैं, आपका बस उतने वो 2-3 घंटे में आपके सारे एफर्ट्स को आपको दिखाना होता है। आपको अपना टेम्परामेंट लूज नहीं करना, तब तक फोकस बनाए रखना है, आपकी स्पीड बनाए रखनी है। ईजी नहीं होता। तो तकलीफ तो बहुत हुई हमें। हफ्ता 10 दिन तो सिर्फ उसको ये समझाने में, सेटल करने में लगा कि बेटा अब जो भी हो रहा है पर आपका काम तो अब भी सेम ही है और आपकी पढ़ाई हो गई है तो नेक्स्ट भी अच्छा ही होगा। बट उसको इस बात से तकलीफ नहीं हो रही थी कि मैं दोबारा दे रहा हूँ। उसको लग रहा था कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ, सही बात कि बच्चा जान लगा रहा है। घर में शादियां आप अटेंड नहीं कर रहे हो, आप किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर अ कॉम्पिटिशन व्हिच इज सो टफ। लाखों बच्चे अपीयर होते हैं, उसमें आपको अपना नंबर लाना है मेरिट में। It is tremendous pressure. Fighting reservation also. तो tremendous pressure. और उसमें ऐसा हो जाए लगता है जैसे it is all that blast against the system. कि सिस्टम को बच्चों के, यंग लोगों के इंडिया में यही हाल है। हाँ, तकलीफ थी। पर एक्चुअली फैक्ट इज कि इतना सब खुलने के बाद भी आई होप पीपल अंडरस्टैंड। और आपके मन में पूरे मुद्दे को उन्होंने पॉलिटिसाइज कर दिया। हाँ, आप जो मतलब मोस्टली ऐसा ही होता है कि हम कोई भी काम है ना, जिस पर्पस से करने निकलते हैं वो पर्पस रह जाता है। हमारे यहाँ तो शायद बस भी जब चलती है ना तो वहाँ पहुँचाने की नहीं, उसको तो ये है कि कितने लोग बैठ जाएं इसमें। तो फाइनली वहाँ पहुँचे कितने बजे उससे उसको मतलब नहीं है, लोग बैठ जाने चाहिए। तो अब नीट का पेपर लीक हो गया, दोबारा कर दिया। तो वो क्यों लीक हुआ इस बात के बजाय मुद्दा है इसकी क्यों आपने इसको अगेंस्ट ये किया, क्यों किया। इट इज नाउ बीजेपी एंड कांग्रेस, इट इज ऑल पॉलिटिक्स। सो नाउ न्यू पार्टी आल्सो, सीजेपी। So now it is discussion amongst parties and not among about students. So no, it is I think discussion of proving the prime minister wrong. ये डिस्कशन है अभी सबका। तो नीट का पेपर लीक हो गया, वो किसी का डिस्कशन नहीं है। देखो बच्चों का गलत नहीं, वो अभी बच्चों भी का हाँ, वो प्रोटेस्ट अभी भी ये बोलता है कि
जो मुद्दा उठाया था वो तो सही था। गवर्नमेंट को हम कहते हैं कि देखो हर काम पीएम नहीं करता, तो उसका ये कहना है कि तो फिर गवर्नमेंट अगर सिस्टम नहीं चलाती है तो फिर करती क्या है? वो कहे कि उसकी जिम्मेदारी नहीं है तो किसकी है? हाँ, वो तो पूरे हेड ऑफ द NTA फैमिली को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है अगर NTA कुछ के फैमिली में हो इंचार्ज गया को है। वहां से पेपर लीक हो रहा है और वो क्यों नहीं करता कुछ? कहता कि ये मेरी जिम्मेदारी थी कि लीक नहीं हो। आपका 2 साल पहले लीक हुआ, फिर से लीक हो गया, मतलब आपने किया ही क्या 2 साल में? हाँ, सही बात है। एंड बिल्कुल सही है, मुझे तो उसके सारे क्वेश्चन सही लगे। उसकी आई थिंक क्योंकि उसने अटेम्प्ट किया और उसका अच्छा गया और फिर वो कैंसिल हो गया तो बड़ी मुश्किल हो गई। हाँ, मुश्किल तो और उसकी मेंटल हेल्थ पे मतलब आई थिंक पूरी फैमिली को ही बहुत फेस करना पड़ा ऑल होगा। किड्स, सारे बच्चों को बहुत तकलीफ हुई है। दोबारा एग्जाम देना इजी नहीं होता, पर एक्चुअली हम जो उसको यही समझाए थे, बेटा करोगे क्या आप ना, आपको तो देना ही पड़ेगा। अब जैसा भी सिस्टम है, यू कैन नॉट चेंज दिस सिस्टम, बट इट इज वेरी पेनफुल टू टेल योर चाइल्ड कि यू कैन नॉट चेंज दिस सिस्टम, बेयर इट। लीक हुई है, हाँ, बहुत होते हैं। सारे पेपर्स लीक होते हैं। जब हमने अपनी पीजी का एंट्रेंस दिया था तब भी था कि पेपर लीक हुआ है, उसकी वजह से काउंसलिंग पोस्टपोन हुई थी, कोर्ट में केस चला था। 3 months लेट हुई थी हमारी काउंसलिंग। जब माय हस्बैंड उन्होंने जब एग्जाम दिया था तब भी ये था कि पेपर लीक हुआ। तो इट इज नॉट नाउ, कब से चल रहा है और हम उसको रोक ही नहीं पा रहे। विद डिजिटलाइजेशन और इजी हो गया लोगों के लिए। हाँ। सो मैम, आई वांट टू नो कि प्रेगनेंसी आफ्टर मिसकैरेज कितनी डिफिकल्ट है, या नहीं? एक्चुअली मिसकैरेजेस बहुत टाइप्स के होते हैं। तो अगर आपका मिसकैरेज इज एक्सीडेंटल, एक मिसकैरेज हो गया, मिस्ड अबॉर्शन टाइप्स, अर्ली अबॉर्शन, तो इतनी मुश्किल नहीं होती। ऑल्दो मिसकैरेजेस थोड़े से सेंसिटिव मैटर होते हैं, पर अनलेस आपके रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं, जहाँ हम RPL बोलते हैं जिसको, या बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है, प्रेगनेंसी इवन आफ्टर अ मिसकैरेज कैन बी वेरी स्मूथ। रिकरेंट मिसकैरेजेस के रीजन को ढूंढना पड़ता है। Okay. जहाँ किसी लेडी को एक भी लाइव इशू नहीं है, बार बार अबॉर्शंस हुए जा रहे हैं और सिमिलर टाइप के अबॉर्शन है, पर्टिकुलर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद अबॉर्शन हो जाता है, ऐसे अगर बार बार हो रहा है तो वी आर एक्चुअली हैव टू फोकस ऑन द कॉज, और फिर आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है उस केस के लिए। लेकिन प्रेगनेंसी इज स्टिल पॉसिबल। ओके। एंड जो आजकल बढ़ते हुए केस हैं सी सेक्शन के, लोग नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराना चाहते, या जो भी रीज़न है, लोग बोलते हैं कि डॉक्टर ने कर दी है, लोग यही बोलते हैं कि डॉक्टर ने सी सेक्शन कर दिया, इसकी तो नॉर्मल हो सकती थी। तो मैं ये कहती हूँ कि डॉक्टर ही कर सकता है सी सेक्शन, कोई कैसे कर मतलब कि जबरदस्ती कर दी है, नहीं होनी थी, नॉर्मल होनी थी। ये भी एक मुश्किल काम है कि जबरदस्ती अंडर एनेस्थीसिया आप कैसे सिजेरियन करेंगे। जब एनेस्थीसिया देंगे तब सी सेक्शन होगा, तो जबरदस्ती तो कैसे होगा? आप कंसेंट देंगे, एनेस्थीसिया लोगों का देंगे, ये तब होता है cesarean कि होगा, डॉक्टर but ने yes. बिना बात के सी सेक्शन Because बोल दिया। एक्चुअली क्या है, थोड़ा हमको ये लगता है कि पेशेंट समझ नहीं पाते चीज़ों को ना, एंड दे डोंट टेक जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन हेल्थ ना। तो आप क्यों सिजेरियन कर रहे हो, आप समझाने की कोशिश तो करते हो, पर पेशेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे हम जब कोई पेशेंट आता है सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट है, प्रीवियस सिजेरियन है, तो हम उसको पूछते हैं भाई लास्ट सिजेरियन क्यों हुआ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे वुड से कि पता नहीं डॉक्टर ने कर दिया। तो क्या बताया था उन्होंने सिजेरियन करने से पहले? फिर वो धीरे धीरे बोलते हैं, वो कह रहे थे बच्चे ने पॉटी कर रखी है, बच्चे का सिर नीचे नहीं आ रहा। तो मैंने बोला यही रीजन था आपका कि बच्चे का सिर नीचे नहीं आ रहा था, उसने पॉटी कर रखी थी, या वो गले में आजकल तो कॉर्ड ये भी हो रीजन जाती ही है। बताया था आपको, आप कैसे कह देते हैं हमें बताया नहीं। यही रीजन था, या बच्चे की धड़कन गिर रही थी बार बार, यही रीजन होते हैं। पर प्रोबेबली इन द कॉन्वर्सेशन वो ये नहीं समझ पाते कि ये इंडिकेशन ही है सिजेरियन का। वो फिर भी कहते हैं डॉक्टर ने कर दिया, पता नहीं क्यों कर दिया। उनको पता सब होता है, बताया भी जाता है, बट द फर्स्ट स्टेटमेंट टू कम इज कि पता नहीं। और आई थिंक लोग आजकल बाय चॉइस भी सी सेक्शन कराते हैं। ये भी एक्चुअली जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, we are more used to comfort and luxuries, we are more females are working females का sedentary lifestyle होता है, physical activity, exercise is very limited, obesity is one of the reasons. So actually labor is a difficult process. Of course, I'm sure. I have उसका नाम लेबर है, उसमें खुद में बहुत अपने आप में लेबर है। तो डिफिकल्ट काम हर कोई नहीं कर सकता, ये एक्चुअली फैक्ट है। और हम एक्सेप्ट कर लें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो हम सबसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हर कोई डिफिकल्ट काम एकदम बढ़िया से आराम से कर लेगा, तो वो
एक्चुअली एक्सपेक्टेशन ही थोड़ी सी नॉट जस्टिफाइड, इज रॉन्ग। लेकिन मैटरनल रिक्वेस्ट पे सिजेरियन सेक्शंस आर ऑन अ राइज, बिकॉज पेन से सबको डर लगता है। तो लोग बोलते हैं कि पोस्टपार्टम रिकवरी जो है वो सी सेक्शन की डिफरेंट होती है और नॉर्मल डिलीवरी की डिफरेंट होती है। फाइनली तो देखो दोनों की रिकवरी 100% हो जाती है, पर रिकवरी की पेस कैन बी डिफरेंट। ओके। बिकॉज नॉर्मल डिलीवरी बीइंग अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, आप में इनहेरेंट ही हीलिंग प्रोसेस बना हुआ है। आपके स्टिचेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो डेफिनेटली आपका पेन पार्ट कम रहता है। सून आफ्टर डिलीवरी आप पेन फ्री हो गए हो। सिजेरियन में बिकॉज यू हैव अ कट ऑन द एब्डोमेन, उठना बैठना डिफिकल्ट हो सकता है। सो पेस आपकी स्लो हो सकती है सिजेरियन में। नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम करने के लिए आपको थोड़ा सा लैग हो सकता है, लेकिन फाइनली रिकवरी तो दोनों में कंप्लीट होती है। व्हाट इज दिस एपिड्यूरल, मतलब ये पेनलेस डिलीवरी क्या है? क्योंकि पेन सबसे मुश्किल पार्ट है बेयर करने के लिए लेबर में। एक पेनलेस लेबर में हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देते हैं पेशेंट को। तो आपके स्पाइन के एक लेयर होती है एपिड्यूरल स्पेस, उस स्पेस में आपके नर्व्स हैंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ हम ड्रग डाल देते हैं तो वो नर्व्स सुन हो जाती हैं। तो और पर्टिकुलर नर्व्स को हम सुन कर देते हैं स्पेसिफिक, तो आपका जो लेबर बेयरिंग वाला सेंसरी पार्ट है वो आपका कम फील करता है पेन को। तो लेबर प्रोसेस चलता रहता है, बट योर सेंसेशंस आर, जो कॉन्ट्रैक्शंस आर देयर बट पेन इज लेस, सेंसेशन कम हो जाती है। Okay. तो ओनली द सेंसरी पार्ट इज लॉस्ट, मोटर पार्ट रहता है सही, तो आपके मसल्स काम तो करते रहेंगे, आपके सेंसेशंस कम हो जाती हैं। ओके, सो इट इज बेयरेबल, तो इजी हो जाता है। तो फिर लेबर को आप बेयर कर पाते हो। इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दोज हु आर ओनली वरीड अबाउट पेन। तो पेन रिलीफ के बाद में पेशेंट का खुद का पार्टिसिपेशन इन लेबर, बेयरिंग डाउन एफर्ट्स, अदरवाइज पेन बेयरिंग इज वेरी गुड, तो रिजल्ट इज डेफिनेटली बेटर। सो नॉर्मली क्योंकि ये डिलीवरी और ये सारी चीज़ें होती है तो मेल गायनेकोलॉजिस्ट बहुत कम होते हैं, या होते हैं तो हम शायद हमारे नज़र में नहीं आए, एंड वी आर नॉट कंफर्टेबल ऑल्सो, तो ऐसा क्यों है? मेल ऑब्स्टेट्रिशियंस की बात कर रहे हैं आप। गायनेकोलॉजिस्ट एक्चुअली सिर्फ डिलीवरीज नहीं करते अपन। अच्छा। वी आर ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट। तो ऑब्स्टेट्रिशियन वाला पार्ट जो है वो डिलीवरी रिलेटेड, एंड गायनेकोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू अदर डिजीजेस ऑफ फीमेल्स, ओके, pertaining to the female genital organs अच्छा। specifically। तो गायनेकोलॉजिस्ट तो बहुत मेल्स भी बहुत हैं, फीमेल्स भी बहुत हैं। ऑब्स्टेट्रिशियंस की जो डिलीवरीज करते हैं उसमें रिलेटिवली मेल्स कम इंटरेस्टेड होते हैं, या फीमेल्स आर लेस कंफर्टेबल गोइंग टू अ मेल ऑब्स्टेट्रिशियन। गायनेकोलॉजिस्ट तो आई थिंक आर डूइंग गुड। एंड ऐसा क्यों? एक अपनी शायद इंडियन मेंटालिटी ही है कि अ फीमेल फील्स मोर कंफर्टेबल ओपनिंग विद अ फीमेल or talking to a female, plus the labor part especially is about exposing your private parts, so you would feel more comfortable if a female is handling rather than a male. This has something to do with our culture. Otherwise down south India में भी बहुत trend है, वहाँ बहुत male gynecologist obstetricians होते हैं, and I have been in Pune for my post graduation, under graduation में महाराष्ट्र के, वहाँ बहुत male ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट। हमारे तो सारे टीचर्स ही मेल्स थे। सो देयर आर फ्यू डिबेटेबल टॉपिक, मतलब प्रोवोकिंग डिबेटेबल टॉपिक, तो मैं चाहती हूँ कि आप उस पर अपने थोड़ी थोड़ी टिप्पणी दें। तो इज अबॉर्शन बीइंग मिसयूज्ड? नॉट एग्जैक्टली अबॉर्शन, बट यस मेडिकल अबॉर्शन जो पिल्स से हो रहा है, मिसयूज तो है डेफिनेटली उसका, बिकॉज समहाउ लॉ बहुत स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। ओके। अवेलेबिलिटी ऑफ पिल्स जो इतनी फ्रीली नहीं होनी चाहिए थी, इज फ्रीली अवेलेबल विदाउट अ डॉक्टर्स कंसल्टेशन, एनीबडी इज टेकिंग इट। मतलब वी सो ऑफन सी अनमैरिड 20-year-old girl, 22-year-old कॉलेज गोइंग गर्ल टेकिंग पिल्स फ्रॉम समवेयर। किसने? तो मेरे फ्रेंड ने लाके दी, हमारे फ्रेंड थे उन्होंने लाके दी। आई मीन definitely it is being misused, and girls don't even understand what are they doing. Plus abortion की pills को लोग abortion ही नहीं मानते, उनको ऐसे लगता है, when I talk to them and say कि आपने abortion करा, नहीं वो तो गोलियां ली थी। अच्छा। trying to underplay what they've done, they feel अगर surgical हुआ, DNC हुई तो abortion है, और जो pills ले ली तो is nothing। वो तो मतलब नॉर्मल पीरियड्स इंड्यूस करने के लिए पिल्स लिए हैं। एंड पिल्स लेते टाइम मिसयूज ऐसे हो जाता है कि पूरी नॉलेज नहीं होती पिल्स के बारे में।
you have to take them with caution. Complications are likely, and not every case can be aborted with the pills. लेकिन अच्छी 10 weeks to 11 weeks की pregnancy में कई बार pills लेके females आ जाती हैं with profuse bleeding. They are risking their lives, and they don't know because they feel this is a quiet method. And unmarried females very often land up with problem because of this. एंड आपके पास क्या ऐसे अनमैरिड रिपीटेड एक ही पेशेंट कई बार आया है कि एक पेशेंट है जो दो बार? Common was here, but yes, 3-4 times. When the first time I saw a girl coming for the second time with pills, I had spoken to her कि I think you should be looking for better choices. आप pills के बजाय अगर आपको ऐसा लगता है कि you are regularly sexually active, you should know more about contraception. Surprisingly आपको ताज्जुब होगा, उसने मुझे ऐसे बोला कि I know about contraception. I said then why don't you practice? She said आप बस मुझे pills बता दो. मतलब उसको कुछ मतलब नहीं कि क्या what is going through her body, उसको सिर्फ pills लेके और वो जो उसने किया है उसको खत्म करना है. मतलब I felt कि prematurely grow up हो गए थे वो. उनको ऐसे लग रहा था कि मैं उसको question कर रही हूँ कि आपको नहीं आता, जबकि आई वुड हैव प्रिफर्ड कि आप किसी डॉक्टर के पास जाके रादर देन आस्किंग फॉर पिल्स आप अगर कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस के लिए आ जाते तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता. आई डू काउंसिल माई पेशेंट्स की. आई नो, आई हैव कम टू यू बिफोर आई गॉट मैरिड. मैं आई थी सो आई नो दिस. सो आई टोल्ड हर कि अगर आप इतने स्मार्ट हैं कि आप पिल्स ले सकते हैं, आप उससे ज़्यादा स्मार्ट बनो और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में पूछो. दे विल हेल्प यू मोर. बट अनफॉर्चुनेटली नॉट टू मेनी आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. Should doctor inform parents if an unmarried adult woman is coming to you and she's pregnant? Legally एज इम्पॉर्टेंट होती है. अगर अर्ली प्रेगनेंसी है जो मेडिकल अबॉर्शन के रेंज में आती है तो अडल्ट फीमेल कैन गिव कंसेंट टू एन अबॉर्शन इवन अलोन लीगली. Okay. But less than 16 years of age, consent is not valid from the patient alone. Your parents have to be there. 16 years से कम हुआ तो it amounts to rape. पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना ही होगा. हाँ, एंड इट इज़ अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मोर देन 16 years ऑफ एज आप अडल्ट हो जाते हैं तो वोटिंग राइट्स ही मिल जाते हैं आपको. 18 में तो जब आप देश का भविष्य तय कर सकते हैं तो आप अपना भविष्य भी तय कर ही सकते हैं. सही बात. इज कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी एम्पावरिंग और एक्सप्लॉइटिंग वुमेन? देखो, हर मेडिसिन को हाउ यू यूज, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एनी न्यू टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेंट. तो कॉस्मेटोलॉजी में बहुत वाइड टॉपिक है वो. तो इट कवर्स सो मेनी थिंग्स. वन ऑफ देम लाइक फॉर एग्जांपल स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. खांसते छींकते में आपका यूरिन लीक हो जाता है, विच इज़ वेरी कॉमन विद फीमेल, स्पेशली आफ्टर अ नॉर्मल डिलीवरी. आपके पेरिनियल मसल्स लूज हो जाती हैं एंड वेरी एम्बैरेसिंग. उसका ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, वैसे हम सर्जिकल ट्रीटमेंट किया करते थे, अभी भी करते हैं, पर उसका एक सिंपल कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी है विद लेजर. ओके. विच इज़ वेरी इजी, रेडिली अवेलेबल, गुड रिजल्ट्स. इस तरह के जो प्रोसीजर्स हैं दे आर डेफिनेटली बेनिफिशियल, बट generating a desire to look in a particular way, not accepting your body is probably not correct. एक बार मैं अपनी डॉटर से अभी रिसेंटली बात कर रही थी एंड किसी टॉपिक पे इट वाज अबाउट टू मच ऑफ ओपननेस अबाउट स्मोकिंग ड्रिंकिंग ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स. आई वाज सेइंग इतना एक्सपोजर ये लोग कर देते हैं बच्चे का, तो आजकल इसलिए तो प्रॉब्लम है. मतलब पहले तो हम मेल्स के स्मोकिंग ड्रिंकिंग रोकने की बात कर रहे थे, अब फीमेल्स भी स्मोकिंग ड्रिंकिंग करने लग गई. तो सही नहीं है कि आप इतना ओपन कर देते हो ना चीज़ों को तो वो हिच चला जाता है. तो शी सेड कि मम्मा इट इज़ नॉट लाइक दैट. आजकल ना रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पीपल डोंट माइंड शोइंग रियलिटी. ऐसे इतनी रियलिटी एक्सेप्ट करते तो इतनी कॉस्मेटोलॉजी होती है क्या? कि आपको ये एक दाग भी फेस पे नहीं चाहिए, आपकी नाक भी एक पर्टिकुलर शेप की चाहिए, आपको ब्रेस्ट का साइज भी अपने हिसाब से चाहिए. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. रियलिटी एक्सेप्ट करना इज एक्सेप्टिंग योरसेल्फ द वे यू आर. सराउंडिंग में जो गलत चल रहा है उसको रियलिटी बोल के एक्सेप्ट करना इज नॉट रियलिटी. सो कॉस्मेटोलॉजी इज not always wrong, but I told you there's a caution with everything. Too much of a manipulation with the body probably is not required. एंड जैसे अभी आपने स्मोक और ड्रिंक की बात की, फीमेल्स में आजकल कॉमन हो गया है. डज इट इफेक्ट
infertility. Smoking not only affects your fertility, but it also affects the fetus inside. Okay. एंड इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट स्मोकिंग इज कि आपको ऐसा लगा कि मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ, तो आजकल प्री कंसेप्शनल कंसल्टेशन के लिए कपल्स आते हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आस्क कि आपकी स्मोकिंग ड्रिंकिंग की हैबिट तो नहीं है. इवन इफ योर पार्टनर इज स्मोकिंग, एज अ पैसिव स्मोकर आपको उसका इफेक्ट रहता है. एंड स्मोकिंग स्टॉप करने के बाद भी 6 मंथ्स तक आप उसका इफेक्ट कैरी करते हैं. सो इफ यू आर प्लानिंग प्रेगनेंसी, आपको 6 महीने पहले एटलीस्ट अपनी स्मोकिंग स्टॉप कर देनी चाहिए. एंड ड्रिंक कभी ड्रिंकिंग आपको ऑनगोइंग अगर है तो अफेक्ट करेगी, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्टॉप ड्रिंकिंग बिफोर यू प्लान योर प्रेगनेंसी. एंड फॉर बोथ Males, it doesn't affect, but alcohol beyond limits, unlimited, can affect your sperm quality. सो आजकल ये एक नया फैशन है मेंस्ट्रुअल कप और टेम्पॉन्स का, और सैनिटरी पैड कम यूज़ करके लोग ये ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? सही तो है, पर चॉइस की बात भी है. इट इज़ लाइक जैसे चीज़ें सोफिस्टिकेटेड होती जा रही हैं तो नई नई चीज़ें आ रही हैं. पहले होम मेड क्लॉथ यूज़ होता था, वो डेफिनेटली गलत था. अदरवाइज पैड्स इन टर्म्स ऑफ हाइजीन बहुत अच्छे थे. मेंस्ट्रुअल कप्स आर बेटर इन द सेंस कि दे आर मोर कंफर्टेबल टू वेयर. ओके. Although that insertion part is something to be learnt and done properly, but use has to be again with caution. You can reuse it. They are reusable cups also. Tampons बहुत time से हैं. It depends on your comfort. All of them are preferable. Plus, hygiene is more important. I think ये environment के लिए भी अच्छा है. Because females are working for long hours, wearing a pad, and then it makes you feel very damp. Tight-fitting clothes with pads actually make you prone for infections. So in some aspects, tampons and menstrual cups definitely have an edge, but pads are equally good if you are comfortable. So specific need is when you are out for a long time, tampons give you more comfort and menstrual cups same. सो नाउ कम्स अ फेवरेट पार्ट. वैसे हम रैपिड फायर करते थे, बट आपके केस में हमने थोड़ा सा ट्विस्ट करा है, मिथ वर्सेस फैक्ट. तो मैं आपसे कुछ मिथ पूछूंगी और आपको उसके फैक्ट बताने हैं. यू शुडंट वॉश योर हेयर ड्यूरिंग पीरियड्स. ये तो आप ही मुझे बताओ. नहीं, हमने तो घर में सुना है कि पहले दिन सर नहीं धोना. हाँ, हमें पेशेंट ऐसे बोल के आते थे कि फिर तीसरे दिन मैंने सिर धोया तो उसके बाद मुझे स्पॉटिंग हुई. तो वो तीसरे चौथे दिन वाला पार्ट हम, आई रियली डोंट नो द रीज़न बिहाइंड इट, पर मेडिकली देयर इज नो स्पेसिफिक रीज़न व्हाई यू शुड नॉट वॉश योर हेयर. आपके जब बाल गंदे हो तब आप उनको धो लें. मतलब वो सेकंड डे भी हो सकता है. एंड आजकल तो कहीं जाना होता है तो हर 2 दिन जाना है तो दोनों दिन धोना है. एक्सरसाइज ड्यूरिंग पीरियड्स मेक्स क्रैम्प्स वर्स. Vigorous exercise may, but routine activity and mild exercises can be done. एक्चुअली लोगों के शायद दिमाग में ये है कि पीरियड्स कोई बीमारी है. एक्चुअली पहले पीरियड्स में बिल्कुल रेस्ट पे रख देते थे. आप एक कोने में रहेंगे, आप किचन में नहीं जाएंगे, आप काम नहीं करेंगे, कुछ छुएंगे नहीं. प्रोबेबली इसलिए सिर भी नहीं धोने देते होंगे कि थकान हो जाएगी, बाल लंबे होते थे. इरेगुलर पीरियड्स आर नॉर्मल फॉर एवरी वुमन. No. Irregular periods are not very common. Although with PCOD coming up and becoming common, अब regular periods होने लगे. Otherwise, mostly periods are regular. Missing one period always means pregnancy. No. Most likely cause for missing periods is pregnancy, not always. Especially if you have regular periods in the past and you miss your periods, first probability is pregnancy. Period blood is dirty blood. It is only menstrual blood. Okay, so there are some myths about pregnancy. Eating saffron guarantees a fair baby. Oh, nothing can guarantee a fair baby. कैसे possible? Except fair parents. True. Normal delivery is always better than a C-section. Yes, if you're talking absolute normal delivery, it is better than a C-section because it means a normal delivery means a normal mother and a normal child at the end of delivery. You should eat for 2 during pregnancy. No. You don't have to eat for 2. You have to eat appropriate for your Nutritious diet. हाँ, nutritious diet according to the trimester. तो आपके nutritional requirements हर trimester में अलग होती हैं. Women are the only reason couples struggle to conceive.
नो नॉट एट ऑल. मेल फर्टिलिटी एंड फीमेल फर्टिलिटी दोनों अफेक्टेड हो सकती हैं. देयर कैन बी मेल इनफर्टिलिटी, देयर कैन बी फीमेल इनफर्टिलिटी रीजंस. Stress alone can cause infertility. It can delay pregnancy but not exactly cause infertility. Okay. Women with PCOS can never get pregnant naturally. PCOS may affect fertility but not always. Okay. They can definitely conceive. Facial hair are always means hormonal imbalance. Yes. The first time always hurts and bleeds. Yes, actually it hurts and bleeds, but the quantity of pain and bleeding can vary. A broken hymen proves someone has had sex. It does not prove, but that is one of the possible reasons with changing lifestyles and women being very active even early in life, doing all kinds of sports activities and such. A broken hymen does not always mean sexual activity. You can't get pregnant the first time you have sex. You can. You can't get pregnant during your periods. Yes, you cannot get pregnant during your periods, but you may have some menses like bleeding even when you're pregnant. This is mostly seen when you have an ectopic pregnancy or something known as an implantation bleeding. Okay. Vaginal washes are necessary to stay clean. Not essential. They can be one of the ways of keeping your hygiene. Otherwise, simple washing with water is also equally good. Tampons and menstrual cup take away virginity. No. They may hurt your hymen a little, but they don't take away your virginity. Tight jeans cause infertility. No, no ways. No ways. White discharge always means an infection. Not really. White discharge associated with itching and burning is infection. Alone white discharge is a normal secretion from the vagina and uterus. Mood swings after menopause. Although, sorry, to interrupt, but although there is a change in your sexual desires and drive, but even after menopause, your sexual activity can continue. Mood swings after menopause are just in your head. Not all really, but then they are worsened by your thought process. Okay. So situation is as bad as you tend to make it. Ma'am, thank you so much for clearing our doubts. ये आपके लिए. Thank you for having me here. थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम निकाला इतना प्रेशियस और हमारे शो पे आए. आई एम रियली ग्रेटफुल. आई एम ऑल्सो थैंकफुल एंड मुझे बहुत मज़ा आया. मुझे भी बहुत मज़ा आया एंड आई थिंक ये बहुत टाइम से ड्यू था. बट अब वी हैव द मेमोरी ऑल्सो कि हमने इतनी बातें करी. सो मेरे लिए तो बहुत न्यू एक्सपीरियंस था. फर्स्ट पॉडकास्ट है मेरा, पर मैं बहुत घबरा रही थी इससे पहले और आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल विद यू. थैंक यू सो मच. एंड दैट्स अ रैप फॉर टुडेज एपिसोड. अगर आपको ये कॉन्वर्जेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चाय एंड चिट चैट विद रिचा विजय, बिकॉज योर सपोर्ट कीप्स दिस कॉन्वर्जेशन अलाइव. और हाँ, कीप योर स्टैंडर्ड्स हाई एंड एक्सक्यूजेज लो. सी यू नेक्स्ट टाइम. नमस्ते.